वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की क्लास नंबर 7 है। और फिजिक्स के अंदर हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स यानी कि हिंदी में उष्मा और उष्मागतिकी, इसका अध्ययन आज की सेशन में हम करने वाले हैं। किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों? उष्मा और उष्मागतिकी। इसे ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हीट और थर्मोडायनामिक्स। तो आज का टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। यदि यह वीडियो आपको अच्छा नॉलेजफुल लगता है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, ताकि इस फ्री वीडियोस का जो लाभ है वह आपके फ्रेंड्स भी उठा सके। अपने इस साइंस के सेशन में हम अ, हमने अभी क्लास नंबर 7 जो है चल रही है, और पूरा साइंस हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यह वीडियो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, रेलवे, ग्रुप डी, एमपी पुलिस व अन्य वे सभी एग्जाम जिसमें कि फिजिक्स का सिलेबस होता है, साइंस का सिलेबस होता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए हमारी जो वीडियो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यह एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगी और सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस है हमने इसमें कवर किए हुए हैं रिलेटेड टॉपिक से, है ना। तो इतने क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं कि इससे बाहर जो है दोस्तों कुछ भी नहीं आने वाला है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? उष्मा। ठीक है, और उष्मा गतिकी, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि उष्मा क्या होती है। तो उष्मा एक ऊर्जा का ही फॉर्मेट होती है। उष्मा क्या होती है दोस्तों? एक ऊर्जा का ही एक रूप होती है। ये उष्मा का संचरण जो है यानी कि संवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन, यह दो वस्तुएं में तापांतर के कारण होता है। तापांतर के कारण होता है मतलब, यदि दो वस्तुएं में, एक है मान लेते हैं वस्तु ए और एक है वस्तु बी, तो इसमें उष्मा का संवहन जो होगा, उष्मा का गमन जो होगा, एक से ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ, यह ताप में अंतर के कारण होगा। और यदि ए की ताप अधिक है और बी का ताप क्या है? कम है, तो उष्मा का संवहन ए से बी की ओर होगा, यानी अधिक ताप से निम्न ताप की ओर। यदि बी का ताप अधिक है और ए का ताप कम है, तो उष्मा का संवहन बी से ए की ओर होगा, यानी कि अधिक तापांतर से कम तापांतर की ओर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक वर्ड आया ताप। ताप क्या कहते हैं? तो ताप कुछ नहीं होता, यह उष्मा की अवस्था होती है। कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, यही ताप कहलाता है। ताप के मापन के लिए मुख्य रूप से हमारे पास चार पैमाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से चार होते हैं, अधिक पैमाने भी होते हैं। इन चारों पैमाने के नाम है सेंटीग्रेड पैमाना, ठीक है दोस्तों, फ़ारेनहाइट पैमाना, रूमर स्केल, रूमर पैमाना, और केल्विन स्केल। केल्विन जो है यह ताप की एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है दोस्तों? एसआई यूनिट है केल्विन, ताप की, है ना। तो इन जो ताप जो है हम इसमें नापेंगे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रूमर और केल्विन स्केल में। यदि हमें ताप दिया हो सेल्सियस में और उसे कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट में या रूमर में या केल्विन में, है ना, तो ताप के परिवर्तन के लिए मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में परिवर्तन के लिए कुछ एक फॉर्मूला है ना, यूनिवर्सल फॉर्मूला, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। यह होता है C/5, C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल R/4 इक्वल K-273 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है दोस्तों, तो यह जो फॉर्मूला है आपको याद करना है। इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी इसके, यदि हमें रूमर में ताप दिया हो तो आप उसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इतना फॉर्मूला आप उसमें यूज करेंगे। एक मिनट, हम कलर चेंज कर देते हैं। यदि आपको ताप दिया हो सेल्सियस में और आपको कन्वर्ट करना हो इसे रूमर में, ठीक है दोस्तों, तो उस कंडीशन में मैं लिखूंगा C/5 इक्वल टू R/4। यदि रूमर में दिया हो तो रूमर का यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, उसे सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि सेल्सियस की वैल्यू दी हुई हो तो उसे हम यहाँ पुट करेंगे और रूमर में उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी प्रकार हम सेल्सियस को अन्य तापों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी ताप को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आप नोट करके लिख लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, कि संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण किस से किस में होगा। पदार्थ की हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। क्या क्या होती है दोस्तों? ठोस, द्रव और गैस।
तो ये पूछ रहा है कि इनमें उष्मा का जो संवहन है वह किससे किसमें हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव में, निर्वात एवं गैस में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गैस एवं द्रव में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संवहन जब होता है तो संवहन में जो पदार्थ के कण होते हैं यह स्वयं स्थानांतरित होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसा सिर्फ गैस और द्रव में ही हो सकता है, क्योंकि ठोस से और द्रव में यदि होता है तो ठोस के कण जो होते हैं द्रव में स्थानांतरित नहीं होते। उष्मा का स्थानांतरण होता है लेकिन संवहन नहीं होता है ना, संवहनी क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती। गैस और द्रव में यह होती है। इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि आपने देखा होगा जब आप गैस पर चाय की पतीली रखते हैं, क्या रखते हैं दोस्तों, गैस के ऊपर चाय की पतीली। यदि चाय की पतीली में हल्का सा पानी है यानी कि द्रव है, तो वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है ताप के कारण, है ना। यानी कि उष्मा जो है वह द्रव से गैस में स्थानांतरित हो जाती है। वह जो चाय की पतीली में जो बचा हुआ पानी है जो कुछ बूंदों के रूप में होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, अर्थात कि वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए। ये क्या कहता है कि हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक तो है ताप, सॉरी, एक तो है आपका वाष्प और एक है आपका जल, है ना। यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वाष्प से आपका हाथ जल जाए और यदि जल से आपका हाथ जल जाए, ठीक है दोस्तों, तो किसकी जलन जो है गंभीर होती है, बोलता है यह 100 सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है। तो ये बोलता है कि वाष्प द्वारा जो जलन होगी हाथ में वह ज्यादा होगी और जल द्वारा होगी यह कम होगी। इसका कारण यह पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप समझिएगा कि वाष्प में जो होती है गुप्त उष्मा जल की अपेक्षा 540 कैलोरी अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा कि वाष्प की जो गुप्त उष्मा होती है वह जल से अधिक होती है, यानी कि वाष्प में जो होती है वो उष्मा की मात्रा अधिक होती है। इस कारण से हमें हाथों में जलन अधिक महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है इसका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, वाष्प एक गैस होती है ना। दूसरा, वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। वाष्प द्वारा क्या जाती है दोस्तों, अधिक उष्मा दी जाती है। वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है, यह गलत हो जाएगा आपका। वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है, दाब से इसका कोई रिलेशन नहीं है। किसका रिलेशन है दोस्तों, उष्मा का। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्प द्वारा अधिक उष्मा दी जाती है। कारण क्या है कि वाष्प की जो गुप्त उष्मा है वो 540 कैलोरी, इसे आप याद रखिएगा, है ना, ये डायरेक्टली आप इसे याद रखिएगा, 540 कैलोरी क्या होती है, अधिक होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में क्या होती है दोस्तों, गुप्त ऊष्मा होती है, मैंने आपको अभी बताया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 1 ग्राम बर्फ को, क्या बोल रहा है यह कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने के लिए कितने कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है, कितने कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है कि हमारे पास बर्फ है, हमारे पास क्या दोस्तों, बर्फ है, आइस है। कितना है हमारे पास आइस, 1 ग्राम, 1 ग्राम, है ना। इसे क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है दोस्तों किसमें, वाष्प में। और वाष्प कब बनेगी यह, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसके लिए कितनी कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है यह हमें बताना है ना। क्या बताना है हमें, कितनी कैलोरी उष्मा की आवश्यकता इसके लिए होगी। तो दोस्तों थ्योरी में हमने देखा है या हमने पढ़ा है कि जो गलन की गुप्त उष्मा होती है, क्या होती है हमारे पास, बर्फ जब कन्वर्ट होता है किसमें, पानी में, तो इससे गलन की जो गुप्त उष्मा होती है वो बराबर होती है आपकी 80 कैलोरी प्रति ग्राम के। 1 ग्राम है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, है ना, क्या होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार जल का जो तापमान है यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के लिए, है ना, कैसा, जब पानी का जो तापमान है यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए जो गुप्त उष्मा की आवश्यकता होती है वो होती है हमें 100 कैलोरी प्रति ग्राम की। और हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो वाष्प की गुप्त उष्मा होती है यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वाष्प बनने की, यानी पानी से वाष्प बनने की, यह होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को मैं योग कर लूंगा,
जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। 0 0 0 0 8 और 4 12 की 2, हाथ का 1, 5 और 1 6 और 1 7। क्या आ गया दोस्तों? 720 कैलोरी प्रति ग्राम। ये 720 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? क्या कहना क्या चाहता है कि इनमें से ऐसा कौन सा तापमान है जो कि सेल्सियस पैमाने पर और फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने यह देखा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला था वो था C/5 बराबर F-32 डिवाइडेड बाय 9। तो इसे आप सीधे सीधे याद रखेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, है ना, यानी कि -40। अब -40 मैं इस फॉर्मूले में रखकर देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप सी की जगह रख लीजिए, एफ की जगह रख लीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पर एफ की जगह एफ इक्वल टू क्या रख रहा हूँ यहाँ पर मैं -40। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका C/5 बराबर -40 -32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है दोस्तों, इसे अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये मेरा C/5 बराबर 2 की 2, 4 और 3 7 -72 डिवाइडेड बाय 9। 9 आठे 72, है ना। तो सी बराबर क्या होगा दोस्तों? 5 गुना 8, तो -40। ठीक है दोस्तों, मैंने एफ इक्वल टू क्या रखा था? -40। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? सी इक्वल टू -40, अर्थात क्या होगा? ये दोनों बराबर हो गए। तो -40 तापक्रम पर सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना का जो है एक ही तापमान होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया -40 डिग्री पर, हमने सिद्ध करके भी इसे देख लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा बोल रहा है दोस्तों। क्या बोल रहा है ये? सेंटीग्रेड तापक्रम जो है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होगा सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होगा, है ना। या इसे ऐसा कह सकते हैं हम कि एफ बराबर जो होगा वह होगा 2C, है ना। इस तरह से मैं इसे कह सकता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या था दोस्तों? मैं उस फॉर्मूले को यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ। ये हो जाएगा C/5 बराबर F-32/9। एफ की जगह हमने क्या रखा था दोस्तों? 2C, है ना। तो मैं यहाँ पर 2C पुट कर देता हूँ, -32 डिवाइडेड बाय 9। अब इनका इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। क्या हो जाएगा? 9 का गुना हो जाएगा आपका सी में, 9 का गुना इस तरफ, 5 का गुना इस तरफ, तो ये जाएगा आपका 9C बराबर 5 दूनी 10C माइनस 320, 150, 160, है ना, 16 दूनी 32, 160 यहाँ पर हो जाएगा। अब इनका मैं पक्षांतर कर देता हूँ। 160 को मैं लेके आता हूँ इस तरफ, तो माइनस हट जाएगा, क्या जाएगा मेरा 160, है ना। इधर 10C जैसा का वैसा। अगर 9 को मैं इस तरफ लेके जाऊँ, क्या आएगा दोस्तों? 9 को लेकर जाने पर आ जाएगा ये प्लस का 9C, इधर आकर ये हो जाएगा माइनस का 9C। तो C इक्वल टू मुझे क्या प्राप्त हुआ? 160, है ना। यही इसका सही जवाब हो जाएगा, 160 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? एक हेल्दी ह्यूमन होता है जो HEALTHY, हेल्दी ह्यूमन, इसके इसका क्या पूछ रहा है? ये बॉडी टेम्परेचर क्या पूछ रहा है दोस्तों? बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करके लिखिए। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है दोस्तों 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड में, पहली चीज, है ना। दूसरी बात, यदि मैं इसे फ़ारेनहाइट में नापूं तो यह होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि मैं इसे केल्विन में कैलकुलेट करूं तो केल्विन में यह होगा दोस्तों 310 डिग्री केल्विन। तो इसे आप इन तीनों तापक्रम को आप डायरेक्टली रूप से याद रखिए, ताकि एग्जाम में यह क्वेश्चन आए तो आपका समय जो है वह बच सके, है ना। तो यहाँ पर क्या देखना चाहिए आपका? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है ना। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98 होता है। 98.4 डिग्री केल्विन, केल्विन में होता है 310, और सेल्सियस में जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केल्विन मान से
मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? अभी मैंने आपको बताया था 310 डिग्री केल्विन। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यदि मैं इसे सेल्सियस में लूँ तो ये किसके बराबर होगा? जैसे मैंने बताया था कि 36.9 है ना, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 36 वाला हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? सही हो जाएगा। आप इसे इस फॉर्मूले के थ्रू, किस फॉर्मूले के थ्रू? C/5 बराबर F-32/9। यहाँ पर भी आप ये जो तापक्रम दिया फ़ारेनहाइट में है ना, तो यहाँ पर भी आप 98.4 रख कर इसे सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आपका सही जवाब आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होगा? सेल्सियस में कितना होगा मैंने आपको बताया था, है ना, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? क्या बोल रहा है कि सेल्सियस में C इक्वल टू क्या दिया है हमारा? 40 डिग्री। क्या पूछ रहा है हमारा? फ़ारेनहाइट में। अब मैं इसे फॉर्मूले में पुटअप कर दूंगा, C/5 बराबर F-32/9। C की वैल्यू क्या है दोस्तों? 40/5 बराबर F-32/9। 5 से ये कट गया 8 बार, 5 8 40 है ना। अब इस 9 का गुना इसमें हो जाएगा, इसका गुना 1 हो जाएगा, यहाँ नीचे 1 बचा है, तो क्या आ गया दोस्तों? 9 8 72 बराबर F-32। 32 का पक्षांतर होगा इस तरफ, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा आपका 72 प्लस 32 बराबर फ़ारेनहाइट। एफ बराबर क्या है दोस्तों? 2 और 2 4, 7 और 3 10, 104 आपका क्या हो जाएगा आंसर? कहाँ है 104? ऑप्शन नंबर ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? तो सी बराबर क्या है दोस्तों? 50। डायरेक्टली मैं इसे रख दूंगा यहाँ पर, 50/5 बराबर F-32/9। ये कट गया दोस्तों कितने बार? 10 बार, है ना। तो अब इससे डायरेक्टली मैं सॉल्व कर देता हूँ, प्रोसेस तो आपको पता ही है। 10 और 32 क्या आ गया दोस्तों आपका? 42 बराबर फ़ारेनहाइट इंटू, सॉरी यहाँ कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। 10 का गुना पहले 9 में होगा, ये हो जाएगा आपका 90 बराबर F-32। F बराबर क्या आ जाएगा? 90 प्लस 32, ये आ जाएगा 2 9 10 11 12, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माना कि औसत तापक्रम क्या है डिग्री सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट में? क्या बोल रहा है कि औसत की बात यह कर रहा है, इसमें सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में क्या हो? C की बार हो, C बार हो और F बार हो। यदि C तथा F का संबंध यह आपका दिया हुआ है, तो इसका और इसका संबंध क्या होगा? तो संबंध दोस्तों सेम ही होगा, है ना, क्योंकि औसत निकाला हुआ है। औसत इसमें क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सेम चीज हमें यहाँ पर नीचे में टिक करनी है। F बराबर 9/5 C प्लस 32 किस ऑप्शन में आ रहा है? पहले ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। आप क्वेश्चन के नीचे साइड में देखते चलिए कि किसी न किसी एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है PSC से लेकर UPSC तक की सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, कारण क्या है ना। क्या बोल रहा है कि जो ठंडे प्रदेश है, यानी कि जो कोल्ड प्रदेश, ठंडे प्रदेश है, जैसे कि आपका इंग्लैंड हो गया, है ना, या किसी हम पोल पर जा सकते हैं जो कि ठंडा होता है, तो यहाँ पर पारा तापमापी के स्थान पर क्या बोलता है ये? एल्कोहल, एल्कोहल यूज किया जाता है। इसका कारण क्या है? एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, ऑप्शन नंबर ए। एल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालन करता है। एल्कोहल पारे से अधिक सस्ता होता है। एल्कोहल का विश्व उत्पादन जो है यह बोलता है कि पारे से अधिक होता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध यह है कि ठंड से इसका संबंध है ना। यदि हम ठंडे प्रदेश में हैं तो जिस पदार्थ का या जिस पदार्थ का या वस्तु का द्रवणांक क्या होगा? द्रवणांक, द्रवणांक क्या होगा? आप, मेरी हिंदी उतनी ठीक नहीं है, आप इसे देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, या द्रवणांक मैं इसे लिखता हूँ, है ना। द्रवणांक कम होगा, वह जल्दी ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? पारे का जो द्रवणांक होता है वह एल्कोहल की तुलना में कम होता है। यहाँ पे द्रवांक लिखा हुआ है, तो
एल्कोहल का जो द्रवणांक है यह कम होता है, पारे का द्रवणांक जो है यह अधिक होता है। यदि मैंने इससे पहले उल्टा बोल दिया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। एल्कोहल का द्रवणांक कम होता है ना। यदि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ, क्या एक एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि पारा जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, ये सही नहीं है ना। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। वैसे पारे का शायद द्रवणांक होता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता रहा हूँ कि पारा जो है यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है तो एल्कोहल का द्रवणांक और भी कम होगा, यानी कि माइनस में मान लेता हूँ कि 20 होगा। तो एल्कोहल जो होगा वो -20 तक काम करेगा, है ना। यदि ठंडा प्रदेश है तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा तापमापी की आवश्यकता होगी जिसका द्रवांक जो हो, द्रवांक बिंदु जो हो वह कम से कम हो। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एल्कोहल तापमापी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। कौन सा एक क्या होता है, हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एथिलीन ग्लाइकॉल। कारण क्या है कि कारण ये है कि जब हम एथिलीन ग्लाइकॉल को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल को किसमें मिलाएंगे हम, जब हम पानी के साथ जब हम मिलाते हैं तो पानी का जो हिमांक बिंदु होता है, पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह क्या कह रहा है कि जब हम एथिलीन ग्लाइकॉल को पानी के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसका द्रवणांक बिंदु जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से डाउन में चला जाता है, अर्थात कि नीचे चला जाता है, यानी कि इसका हिमांक बिंदु और भी कम हो जाता है दोस्तों, है ना, जिससे पानी जमता नहीं है। तो पानी को नहीं जमाने के लिए हम एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं। यह इस तरह से भी हम इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परम शून्य ताप क्या है। ठीक है, परम शून्य ताप के बारे में यह कह रहा है। परम शून्य ताप क्या, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, तापमान जिस पर सभी द्रव्य पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं वह तापमान है, तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही जवाब है। तो परम शून्य ताप जो है यह सिर्फ थ्योरिकल रूप से अवेलेबल है ना, किस रूप से, थ्योरिकल रूप से या सैद्धांतिक रूप से हम इसे कह सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से सबसे कम तापमान जो इस पृथ्वी पर हो सकता है उसे ही हम परम शून्य ताप कहते हैं। और यह क्या होता है, यह केल्विन स्केल पर 0 होता है, अर्थात 0 डिग्री केल्विन होता है। यदि मैं सेल्सियस स्केल की बात करूं तो सेल्सियस स्केल पर यह होता है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे आप नोट के रूप में याद कीजिएगा। यह क्या है, यही परम शून्य ताप कहलाता है। तो दोस्तों यही दोनों ताप क्या कहलाते हैं, परम शून्य ताप कहलाते हैं। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, गर्म करने से विस्तारण होता है, कि गर्म करने से विस्तारण मतलब किसका विस्तार होता है कहना चाह रहा है ना। इसमें से कौन सा सही है आपको बेसिकली ये बताना है। केवल ठोस पदार्थ में विस्तारण होता है यह कह रहा है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है यह कह रहा है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है यह कह रहा है, सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों पर समान दर से होता है यह कहना चाह रहा है। तो ये कहने का मतलब यह क्वेश्चन का जो मूल भाव है वह यह है कि यदि मैं किसी वस्तु को क्या करूं, गर्म करूं, यानी कि मैं उसे, उसका जो ताप जो है वह मैं इंक्रीज करूं, तो क्या होगा, इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। वस्तु की किसमें परिवर्तन होगा दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं किसका विस्तार जो है वह अधिक से अधिक होता है। तो केवल ठोस पदार्थ में यह होता है कि अवस्था में परिवर्तन नहीं है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। तो पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। पदार्थ का भार बढ़ा देता है, वजन बढ़ा देता है, नहीं, वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी द्रव्यों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है, नहीं, ताप का जो प्रभाव है ठोस पर अलग तरीके से काम करेगा, द्रव पर अलग तरीके से काम करेगा और गैस पर अलग तरीके से काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी जो है आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। हमको पता है कि जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, हम इसे गर्म करते हैं तो उसके जो अणु होते हैं, उसमें जो अणु होते हैं इनमें आपस में क्या होता है, ये एक दूसरे टकराते हैं और दूर जाने की यह कोशिश करते हैं। अर्थात गर्म करने से किसी पदार्थ में क्या होता है, अणु के आपस में टकराने से उसमें विस्तार होता है। आपने सुना होगा कि जब हम किसी लोहे को गर्म करते हैं तो वह फैल जाता है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। विस्तार होने से क्या हो रही है कि अणु एक दूसरे से दूर जा रहे हैं कहने का मतलब। और दूर जा रहे हैं कहने का मतलब क्या है कि उसका घनत्व जो होगा पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। यदि किसी में इतने पास पास वस्तु है तो अणु है तो उस वस्तु का घनत्व जो है
वह अधिक होगा। अगर ये अणु इस तरह से दूर दूर हो तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। बस बेसिक सा यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। विस्तार होगा तो आपका क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा, किसी भी चीज में हो, चाहे ठोस में हो, चाहे द्रव में हो, चाहे गैस में हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसको हम एक फॉर्मूले के थ्रू भी हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। अगर किसी वस्तु का आयतन जो है यह बढ़ रहा है तो उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। यदि आयतन कम हो रहा है तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू भी आप इसे समझ सकते हैं। वैल्यू रखकर आप देख लीजिए कोई भी अपने मन से, है ना। आप देखते हैं ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जब बर्फ होती है, बर्फ पिघलती है, तो बर्फ पिघलेगी तो क्या बनेगा, बर्फ पिघलता है तो क्या बनता है दोस्तों, पानी बनता है। तो क्या होगा, बर्फ पिघलती है तो पानी बनेगा, तो इसके आयतन में कमी हो जाती है, अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अपने आयतन में यह क्या कर लेता है, कमी कर लेता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समय की दृष्टि से द्रवों पी और क्यू जैसा, अच्छा देखिए अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आया, ये आईएएस प्री में यह क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है, क्या दोस्तों आपके अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन को देख के ही ये थोड़ा सा हमें घबराहट होने लगती है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है ना, इस तरीके से हमने पहले कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है और आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट इसमें करना है। वो मैं आपको कैसे करना है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि समय की दृष्टि से द्रवों पी और द्रव क्यू का तो तापमान है इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान क्या हो रहा है, ये आपका क्या दिया दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ जा रहा है ये तापमान, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तरफ, है ना, वाई एक्सिस पर, इसे हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। और एक्स एक्सिस पे चल रहा है समय, है ना, जैसे समय बढ़ रहा है ताप में क्या परिवर्तन हो रहा है, हमें खाली उसको देखना है ना। तो क्या हो रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है, उतार चढ़ाव दिखाया गया है, बिल्कुल सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन से, अब आपको कथनों को मैच करना है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि तापन प्रक्रिया में जब ताप की प्रक्रिया हो रही है तो द्रव पी कौन सा है, सीधी लाइन वाला है आपका ये द्रव पी, और द्रव क्यू, दूसरा द्रव क्या है आपका क्यू, की तुलना में सदा उष्णतर रहा है। क्या पी हमेशा ही उष्णतर रहा है क्यू की तुलना में, ठीक है, नहीं रहा है। यदि हम इस पर्टिकुलर समय की बात करें तो क्यू का जो तापमान है वह कम है ना। देखिए क्यू का तापमान क्या है यहाँ पर, कम है, जबकि इसी समय में पी का तापमान जो है वह अधिक है। सदा उष्णतर रहा है क्या पी, नहीं रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आगे चले जाएं इस समय में, किस समय चले जाएं दोस्तों, अगर हम चले जाएं इस समय में, ये जहाँ पर आपका ये कट का निशान बन रहा है ना, इस समय में यदि हम चले जाएं जहाँ पर ये निशान आपका बन रहा है, ठीक है, अगर हम इस समय में चले जाएं कहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर ये आपका ये निशान आपका बन रहा है, यदि हम इस समय में चले जाएं तो क्या हो रहा है कि समय बढ़ने के साथ साथ पी का तापमान तो स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन इस समय में क्यू का तापमान कहाँ है, यह ऊपर पहुंच चुका है, ऊपर कहाँ पहुंचा है देखो, यहाँ पहुंच चुका है, जब पी यहाँ पर है इस समय के लिए। तो सदा उष्णतर है क्या, नहीं, यह जो है आपका गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा है। लेकिन हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर इस समय में क्या है, ताप इसका एक सा है इस कटान बिंदु पर। ठीक है दोस्तों, क्या है, इस कटान बिंदु पर ताप जो है वह एक सा रहा है एक बार। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पी का ताप क्यू की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा है, क्या बोल रहा है कि पी का ताप तेजी से पहुंचा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि क्यू का तापमान धीरे से पहुंचा है। हम देख रहे हैं कि पी को इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पहुंचने में अधिक समय लगा है, जबकि क्यू को कम समय लगा। पी को कितना समय लगा, पी को जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का समय लगा है अधिक, जबकि क्यू यहाँ पर ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यू का तापमान पी की तुलना में तेजी से पहुंचा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑब्वियस सी बात है पहले पहुंचा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए इसमें समय अधिक लग रहा है, यदि आप इसे पढ़कर बनाएंगे तो ये जल्दी ही हो जाएगा, है ना दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट का क्या प्रयोजन है, थर्मोस्टेट का उपयोग हम क्यों करते हैं। नाम क्या है इसमें, दो इसमें वर्ड आपके आ रहे हैं, देखिए अब एक आ रहा है आपका थर्मो और दूसरा आता है स्टेट। क्या आ रहा है दोस्तों, थर्मो जिसका मतलब क्या होता है ताप, और ये है स्टेट,
है ना। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्थिर, हिंदी में, है ना। तो यदि ताप को स्थिर करने वाला जो चीज होगा वही थर्मोस्टेट कहलाएगा। इसका उपयोग क्या है पूछा है, तो ताप को नापना है क्या, नहीं है। ताप को बढ़ाना है क्या, नहीं है। तापमान को स्थिर रखना है क्या, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ताप को विद्युत में बदलना है क्या, नहीं। एमपीपीसीएस 2005 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। थर्मोस्टेट का मतलब ही है हिंदी में कि तापमान को स्थिर रखना। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोस्टेट संबंधित है आर्द्रता से, तापक्रम से, बादल से, हवा से। ताप से मैंने बताया था आपको, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह तापक्रम से संबंधित है क्योंकि यह ताप को स्थिर रखने का कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि थर्मोस्टेट वह यंत्र है, वही ताप को क्या करता है, निश्चित रखता है। किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या होता है कि हमारे पास कोई एक उपकरण दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है दोस्तों, उपकरण, है ना। इस उपकरण में हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर को मैनेज करना है। टेम्परेचर को क्या करना है, मैनेज, यानी कि स्थिर रखना है या नियंत्रित करना है। नियंत्रण का मतलब ये है कि आपको स्थिर रखना है ना। अगर आपको अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता है तो आप एक काम होने के लिए आवश्यक है कि यहाँ का तापमान जो है वो हमेशा ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे, ना इससे बढ़े ना इससे घटे। वही काम क्या कौन करता है, थर्मोस्टेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तापक्रम को स्थायी रखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप स्थायी, ताप स्थायी यह भी एक अन्य नाम है हिंदी में किसका, थर्मोस्टेट का। स्थिर बनाए रखने का साधन है किसको, ताप को, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का कार्य क्या होता है कि चीजों को ठंडा रखना, तापमान एक निश्चित अंदर अपने ये बनाए रखता है। आपके घर में फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर को ही हम क्या कहते हैं, फ्रिज कहते हैं। रेफ्रिजरेटर को ही क्या कहते हैं दोस्तों, हम फ्रिज कहते हैं। फ्रिज की क्या स्पेशलिटी होती है कि तापमान को स्थिर रखता है अंदर से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि तापमान को स्थिर बनाए के रखना। और रेफ्रिजरेटर में इस क्वेश्चन से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं रेफ्रिजरेटर में भी थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है या नहीं होता है ना, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है, ठीक है दोस्तों। खाद्य पदार्थ आपके सुरक्षित रहे, रेफ्रिजरेटर का उपयोग क्यों करते हैं, ताकि आप जो इसमें सब्जियां रखते हैं, जो इसमें सब्जियां रखते हैं या कोई अन्य चीजें फल फ्रूट्स रखते हैं, तो वह ताजी की ताजी रहे। यही है आपके फ्रिज का उपयोग, है ना। आप उसमें दूध रखते हैं ताकि वो ताजा का ताजा रहे, मिल्क रखते हैं आप उसमें, तो क्या होता है कि जितने भी खाने पीने वाली चीजें होती है, खाद्य पदार्थ होते हैं, है ना, इन पर 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर कहाँ तक, 3 इसे आप नोट कीजिएगा, है ना, 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो हमारी खाद्य की चीजें होती, खाने पीने की चीजें होती है, वह अगर इस तापमान पर है तो उसमें बैक्टीरिया या श्वसन की दर जो जाती है। बैक्टीरिया की क्या होती है, एक तो आपका बैक्टीरिया तो हर जगह ही आपको पता है ना। बैक्टीरिया कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो फलों को पकने में मदद करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वह उनको एक स्टैटिक अवस्था में ले आता है, अर्थात वो वृद्धि नहीं कर पाते इस ताप पर। दूसरी बात, जो खाने की चीजें होती हैं, जैसे कि मैं मान लूँ टोमेटो, क्या मान लूँ मैं इसमें टोमेटो, या किसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, टमाटर। आपने देखा होगा जब आप टमाटर बाजार से लेकर आते हैं, यदि वह कच्चे भी हों, क्या हो दोस्तों वह, यदि आप बाजार से टमाटर लेके आते हैं, यदि वह कच्चे भी हों तो घर में रखे रखे, यदि आप उसे बाहर रख देते तो वो क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। यदि वो फ्रिज में ना रहे तो उनका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वह ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कारण क्या है कि यह जो है श्वसन करते हैं, है ना, जो टूटी हुई सब्जियां होती है श्वसन करती, तो इनके श्वसन की दर, सब्जियों के श्वसन की दर को क्या क्या करता है, कम कर देता है। कौन सा, ये तापक्रम, इस तापक्रम पे है तो। और इसी तापक्रम को जो है आपका रेफ्रिजरेटर मेंटेन करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके नजदीक क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चीजें जमना चालू हो जाती है ना, पानी का बर्फ बन जाता है, तो वहां तक हम नहीं जाते हैं। ये तापक्रम की रेंज आपको बेसिकली इसमें याद रखनी है। आपको पता होगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक अतिरिक्त रूप से बात याद रखिए आप, कि डिग्री सेंटीग्रेड, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो होता है वह हमें अधिकतम होता है ना। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब गीले बिस्कुटों को, यहाँ सीले लिखा हुआ है, एक्चुअल में सीले नहीं होगा, यह हो जाएगा गीले, है ना। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, गीले हो जाएगा। गीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह सूख जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं, है ना। अजीब सा क्वेश्चन है ना।
जो पहली बार अगर फिजिक्स पढ़ रहा है तो वो सोचेगा यार फ्रिज के अंदर अगर मैं बिस्किट को रखूंगा तो वो नमी आएगी उसमें, तो वो कुरकुरा कैसे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों, फ्रिज के अंदर आप बिस्किट्स को रख के देखिए थोड़ा गीला करके नमी वाला, वह क्या हो जाएगा, नमी उसकी सूख जाएगी, वह कुरकुरा हो जाएगा। कारण क्या है, ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है। किसके बाहर रहेगी, कुछ बताया नहीं है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए नमी अवशोषित हो जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि बिस्किट की नमी जो है, अगर वो गीला है, बिस्किट में क्या होगी, गीला है मतलब नमी होगी, तो नमी क्या हो जाएगी दोस्तों, अवशोषित हो जाएगी, है ना। और क्या हो जाएगा, आर्द्रता यहाँ पर कम होती है तो नमी क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। अच्छा, आपको एक बात आप आपने ध्यान दी हो, तो फ्रिज में हमेशा जो बर्फ बनाने वाला सेक्शन होता है वह हमेशा ऊपर की तरफ क्यों होता है। अच्छा, इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए, है ना। अगर आपने फ्रिज देखा हो तो उसमें जो आइस बनाने वाला सेक्शन होता है वह हमेशा ऊपर की तरफ ही होगा, वह नीचे नहीं होता। कारण क्या है आप मुझे बताइएगा, सर्च करके कमेंट कीजिए, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपने कभी इस तरह से सोचा नहीं है तो आपको साइंस पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता है। आप साइंस पढ़िए, आप इस तरह से आगे सोच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बाकी के ऑप्शन को भी आप पढ़ लिए, आपको बाकी के ऑप्शन पढ़ने का फायदा क्या होगा कि कौन सा ऑप्शन किस तरीके से गलत है और किस तरह से पूछा जा सकता है वो भी आपको पता चले। जैसे फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है, फ्रिज के अंदर कभी आर्द्रता अधिक नहीं होगी, है ना, आर्द्रता क्या होगी, कम होगी, ये सही है। तो आपको गलत ऑप्शन पहचानना भी आना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने का यह भी एक तरीका होता है, गलत ऑप्शन को आप कैसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सारे ऑप्शन पढ़िए अगर मैं नहीं भी पढ़ता हूँ तो, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। यदि मैं एक गिलास में पानी लूँ, ये क्या है, मेरे पास एक गिलास है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। यदि मैं इसमें आइस का क्यूब डाल दूँ तो यह बचे कुचे पानी को भी ठंडा कर देगा, कहना चाहता है। बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अभी देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, बर्फ के पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वह पानी से बर्फ की तरफ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। पानी का तापमान अधिक होगा और ऊष्मा का जो संवहन होता है हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, तो ये भी इसका सही जवाब है, अर्थात इसकी व्याख्या यह करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। ए तथा आर दोनों ही सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर करता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना। तो ये दो जो है सही गलत वाले तो गलत ही हो गए। और एक यहाँ पर ऑप्शन इसे आप ध्यान से देखिएगा, ए तथा आर दोनों ही सही है, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। जब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड ना हो तब आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है कि बड़े शीतग्रह, कोई बड़ा कोल्ड स्टोरेज है। शीतग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कोल्ड स्टोरेज, स्टोरेज। प्रशीतक, प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, है ना, के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, कहता है। क्या कहते हैं, अमोनिया का उपयोग करते हैं, किसका, अमोनिया का। कौन सा, बड़े जो होते हैं कोल्ड स्टोरेज। जबकि घरेलू प्रशीतक यानी कि घर में जो फ्रिज होता है ये सीएफसी का उपयोग करता है। सीएफसी से आपको कुछ याद आया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। यह किसके लिए जिम्मेदार है, O2 लेयर, ओजोन लेयर, O3 लेयर, है ना, ओजोन लेयर के क्षरण के लिए क्या जिम्मेदार है, आपका सीएफसी जिम्मेदार है। लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो बड़ा कोल्ड स्टोरेज है यह करता है अमोनिया का उपयोग, है ना, किसका उपयोग, अमोनिया का उपयोग। और जो घर में हमारा फ्रिज है यह करता है दोस्तों सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, इसका उपयोग ये वाकई में करता है। दूसरा क्या कहना चाहता है कि अमोनिया को कम दाब व परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कम दाब पर नहीं, यह ज्यादा दाब पर करता है। अमोनिया को ज्यादा दाब की आवश्यकता होती है जमने के लिए, है ना, द्रवित होने के लिए, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होती है, कम दाब की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर आर आपका गलत हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आईएएस प्री का क्वेश्चन है। अच्छा, आईएएस में जो क्वेश्चन आते हैं ना हर साल, आप आईएएस का जो पेपर है, अगर आप भली आईएएस की तैयारी ना कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो इंडिया में, है ना, तो आप आईएएस का पेपर हर साल का जरूर उठाकर देखिए, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन होते हैं आपके अन्य एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं, या टॉपिक से क्वेश्चन जो है आपके रिपीट होते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है, फ्रीजर, है ना, जब भी मैं आपको बता नहीं पा रहा था ऊपर क्या होता है, एक्चुअली बर्फ जमाने वाला जो होता है उसे हम फ्रीजर कहते हैं।
फ्रीजर में बर्फ इकट्ठी होती है, तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन यानी कि ठंडी जो है पूरी तरह प्रभावित होता है। यदि आपके घर में फ्रिज हो, अगर आप फ्रिज यूज करते हो, तो आपने देखा होगा कि फ्रीजर में जो कि आपने मैंने क्या पूछा था कि फ्रीजर जो होता है हमेशा ऊपर क्यों होता है, इसका जवाब आपको बताना है ना कमेंट बॉक्स में। फ्रीजर जो होता है ऊपर होता है, तो फ्रीजर में आपने देखा होगा कि डीप फ्रॉस्टिंग की बटन होती है, अर्थात जो बर्फ उसमें जम जाती है उसको हटाने की एक बटन होती है। कारण क्या है, बर्फ हमें हटाना क्यों पड़ता है, क्योंकि इससे शीतलन यानी कि ठंडक जो होती है अंदर अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन जो होता है यह उससे प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, यह तो जाएगा आपका सही, है ना। दूसरा क्या कहता है कि बर्फ जो है एक दुर्बल चालक है, ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। बर्फ क्या है, दुर्बल चालक है। दुर्बल चालक होने के कारण क्या होता है, आपका टेम्परेचर प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कृष्ण छिद्र इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक होल, BLACK, ब्लैक होल। ठीक है दोस्तों, एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है। अच्छा, ब्लैक होल जो है संकल्पना में ही है, इसे किसी ने देखा नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन फरवरी में यह कहा जाता है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है इसी ब्लैक होल से हुआ है। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। ब्लैक होल जो है एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन की सहायता से नहीं देखा जा सकता। मैंने बताया कि है नहीं, अभी तक किसी ने देखा ही नहीं, सिर्फ संकल्पना है, तो इसे नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन नंबर ए क्या है जो आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरी बात, इस ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो होता है इतना अधिक तीव्र होता है, इतना अधिक प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बचने नहीं देता, है ना। यदि ब्लैक होल में, यहाँ पर अगर ब्लैक होल में लाइट चले जाए तो यह भी लौटकर वापस नहीं आती, उसे भी वो अवशोषित कर लेता है, यह इसकी प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया, ऑप्शन नंबर जो हो गया बी भी आपका सही हो गया। और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कि रिलेटेड कैसे है कि अगर किसी पर प्रकाश पड़ेगा तो ही ना आप उसे देख पाओगे, है ना। यदि प्रकाश पड़ के अवशोषित हो गया तो उसे आप देख ही नहीं पाओगे। तो दोनों क्या हो गया, स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा, है ना, SBSP। अंतरिक्ष मतलब क्या होगा दोस्तों आपका स्पेस, S फॉर स्पेस, आधारित मतलब बेस्ड, स्पेस बेस्ड, S से सोलर पावर। क्या हो गया इसका फुल फॉर्म SBSP का, स्पेस बेस्ड सोलर पावर, है ना। एक ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनना चाहिए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा बताया जाता है कि यह हर राष्ट्र का लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा तो आज की डेट में हर राष्ट्र का, पूरे विश्व का ही लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है कि SPSB नेक्स्ट स्टेटमेंट में SPSB की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता होती है, कहना चाह रहा है। यदि मैं बात करूं SPSB कहाँ पर है, ये अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में वायुमंडल है क्या, नहीं है। बादल बनते हैं क्या, नहीं बनते हैं। तो क्या होता है कि सोलर एनर्जी है वो डायरेक्टली उस पर पड़ती है, किस पर, आपके जो सौर ऊर्जा का जो भी यंत्र लगा हुआ है। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ये तो 99% कहता है, मैं कहता हूँ कि भाई 100% होती है सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी। अब उसमें कुछ लॉसेस होते होंगे इसलिए इसे 99% कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आर जो है ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा एक बात है कि हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने देश की सरकार को ये सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य बना देना चाहिए, यह उनके कथन थे, है ना। कुछ ऐसे ही मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीशे की छड़, एक छड़ हमारे पास किसकी दोस्तों, शीशे की, जब यह भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है ना। भाप में एक शीशे की छड़ है, ये एक शीशे की छड़ है, यह रखी जाती है तो इसकी जो है लंबाई में, यानी कि इसमें लंबाई में क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। परंतु इसकी चौड़ाई, चौड़ाई के बारे में पूछ रहा है, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है, अप्रभावित रहती है, घटती है, अव्यवस्थित होगी या बढ़ती। अरे भाई जब लंबाई बढ़ रही है अर्थात कि प्रसार हो रहा है तो प्रसार सभी दिशाओं में होगा। यदि लंबाई बढ़ी तो चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ेगी। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बड़े क्वेश्चन को देखकर आपको घबराना नहीं है ना, उसे पूरा पढ़ना है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वह उतना ही इजी होगा, क्योंकि उस बड़े क्वेश्चन में सवाल में ही जवाब छुपा हुआ होता है, बस आपको इसको समझने की देर होती है ना। नीचे दिए हुए धातु गोलक, क्या है ये, धातु का गोलक है, ये भी धातु का बना हुआ है और ये भी धातु का बना हुआ है, धातु वलय है ना। तो दोनों चित्रों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, पत्ती से बने धातु वलय, ये धातु का एक सर्कल, एक रिंग बना हुआ है ना, धातु का रिंग बना हुआ है। धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। इसमें धातु वलक को हम यहाँ पर लाकर रख सकते हैं, यानी कि इसको उठाकर हम इसमें रख सकते हैं। यदि गोलक को गर्म करें, यदि गोलक को गर्म करें, जब ये धातु का, जब गोलक को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोलक में दोस्तों प्रसार होगा, गोलक में क्या होगा, प्रसार होगा, अर्थात गोलक का जो है आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो अटक जाता है। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल कंडीशन में यह इसमें से निकल जाता है, नॉर्मल कंडीशन से होल में से निकल जाता है, लेकिन जब गर्म करें तो वह अटक जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा, आयतन गोलक का बढ़ जाएगा। परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें, परंतु अब क्या हो रहा है कि अब हम इस धातु वलय को हीट देंगे, तो धातु वलय में प्रसार होगा, अर्थात धातु वलय का आयतन बढ़ने के कारण छिद्र का आयतन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो गोला क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ निकल जाएगा। अब देखते हैं, हम ऑप्शन चेक करते हैं क्या कहना है चाह रहा है। गोलक निकल सकेगा क्योंकि तापन के प्रसार के कारण वलय का व्यास जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। गोलक अटक जाएगा क्या, नहीं अटकेगा। गोलक निकल सकेगा, ऑब्वियसली बात है निकल सकेगा, लेकिन छिद्र का व्यास परिवर्तित नहीं होगा, भाई छिद्र का व्यास परिवर्तित ही नहीं होगा, तो गोलक कैसे निकले, क्योंकि गोलक का व्यास हम पहले ही बढ़ा चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि दो धातुएं ए और बी, हमारे पास धातु क्या है, ए है, और धातु हमारे पास बी है, की पट्टी एक साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। ये पट्टी जो है यहाँ बीच में जुड़ी हुई है, कैसे जुड़ी हुई है, मजबूती से, अर्थात कि यह अलग नहीं हो सकती है ना, सेपरेट नहीं हो सकती। तो गर्म करने पर ए में बी से अधिक फैलती है। ए क्या होता है दोस्तों, अधिक फैलता है, किससे, बी से अधिक फैलता है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह किस प्रकार से दिखेगी, यदि हम इसे गर्म करेंगे, ए में प्रसार अधिक है, बी में प्रसार कम है ना, यदि मैं इसे गर्म करूँ तो पट्टी इनमें से किस तरह से दिखेगी, यह क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो जहां पर भी एक का प्रसार ज्यादा और एक का कम हुआ है तो ये आपका गलत है, क्योंकि यह मजबूती से जुड़ी हुई तो ये सेपरेट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि ए का देखना है हमें, तो ए जो कौन सा है, ए में ये डॉटेड वाला एरिया है ये, है ना, ये इस तरह वाला एरिया, इसका प्रसार क्या होता है, अधिक होता है। तो इसमें ए अधिक है या बी अधिक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या हो रहा है, बी आपका अधिक दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहाँ पर ए आपका अधिक प्रसारित हुआ है, बी कम हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पट्टी आपको इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, एस में आया हुआ यह क्वेश्चन है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तांबे के एक टुकड़े को, किसका टुकड़ा है, एक तांबे का टुकड़ा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, तथा कांच के एक टुकड़े को, दूसरा टुकड़ा किसका दोस्तों, कांच का टुकड़ा है, को एक ही तापमान पर गर्म किया गया है। यदि तांबे का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कांच का तापमान भी क्या है बोलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यदि कॉपर का तापमान है तो आपका शीशे का तापमान, शीशे का क्या होता है, मुझे अभी याद नहीं है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि शीशे का जो है वो क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला है ना। कॉपर को हम सीयू से लिखते हैं, शीशे को हम किस तरह लिखते हैं, आप मुझे बताइएगा। यदि इन्हें का तापक्रम सेम है तो क्या बोल रहा है, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि तांबा जो है वह धातु है ना, पहली बात। और तांबा जो है यह अधिक चालक है कांच की अपेक्षा, इसकी उष्मीय चालकता क्या अधिक है, उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता अधिक है, किसकी, तांबे की अधिक है, इसलिए हमें तांबा क्या होगा, अधिक गर्म लगेगा। बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, तांबे का घनत्व क्या होता है, कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन इस दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आपस में रिलेशन कब होता, जब बात होती उष्मीय चालकता की, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही दोस्तों, घनत्व की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जहां पर ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, सही स्पष्टीकरण नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 37,
ठंड के दिनों में, क्या बोल रहा है दोस्तों कि ठंड के दिनों में, ठंडी का दिन है, टेम्परेचर कैसा है आपका, टेम्परेचर आपका है लो। लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को सुबह यदि हम छूते हैं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है जबकि लकड़ी का नहीं लगता, है ना। क्या बोलता है, टेम्परेचर लो है, लोहा क्या है, ठंडा है, जबकि लकड़ी ठंडा नहीं है। लकड़ी क्या है, जैसी थी वैसी की वैसी। कारण क्या है कि लोहा धातु है, लकड़ी धातु नहीं है। तो लोहा क्या होगी, लोहा उष्मा की अच्छी चालक होगी और लकड़ी नहीं होगी उष्मा की चालक। अब जो उष्मा का अच्छा चालक है ये क्या होगा कि टेम्परेचर का स्थानांतरण होगा, यह उष्मा को ग्रहण करेगा रात में, है ना। बात कब की हो रही है, ठंड के दिनों में हो रही है, प्रातः काल की बात हो रही है, यानी कि रात गुजरी है। रात क्या होती है, अपेक्षाकृत ठंडी होती है दिन की तुलना में। तो क्या हो जाएगा, दिन में तो लोहा गर्म होगा, लेकिन रात में क्या, वातावरण के ठंडे होने के कारण यह वातावरण से ठंडी उष्मा ग्रहण करेगा और सुबह जो होगा लोहा अधिक ठंडा लगेगा। किस कारण से कि चालकता जो होती है उसकी अधिक होती है। अब देखते हैं हम ऑप्शन को, है ना। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। ये ताप तो कम है, हमें क्वेश्चन में बताया गया है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। जैसे आपको बताया, क्या बात किसकी हो रही है, साइंस की बात हो रही है। और साइंस में क्या बात होगी, उष्मा की बात होगी, उष्मा की चालकता की बात होगी, है ना। किसकी बात होगी, उष्मा की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सटीक और सही इसका जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी देखने में सही टाइप का लगता है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है, गलत। लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। ऑब्वियस सी बात है, लोहे का टुकड़ा जो होगा लकड़ी से भारी होगा, सही है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, या सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप क्वेश्चन और आंसर्स को, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। एक से अधिक आपको जवाब सही लग सकते हैं, है ना। आपने भी एग्जाम में महसूस किया होगा, एक से अधिक जवाब आपको सही लगते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर पेपर साइंस का है तो साइंस के तरीके से सोचिए, है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हवा का तापमान बढ़ता है, हवा का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। जल वाष्प कैसे ग्रहण करेगा, यदि देखो टेम्परेचर दोस्तों बढ़ता है, और टेम्परेचर जो होता है वायु के माध्यम से वातावरण में संचरित होता है, ठीक है। यदि क्या होगा, यदि हवा का तापमान यदि बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर में वृद्धि होगी। टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो क्या होगा, हो जाएगा जलवाष्प। जलवाष्प कब बनती है, जब जल वाष्पीकृत होता है। क्या होता है, जब जल वाष्पीकृत होता है। अब जल का वाष्पीकरण कब होगा, जब ताप अधिक होगा। और हवा के चलने से तापमान बढ़ रहा है, तो वाष्प, जल वाष्प कब बनेगी, जब वाष्पीकरण अधिक होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली जल वाष्प क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। वाष्पीकरण यदि अधिक होगा तो जल वाष्प क्या हो जाएगा, बढ़ती हुई ही हमें मिलेगी, ना कि घटती हुई। ये पहले घटती पहले बढ़ती, तो ये इसको आप डायरेक्टली काट दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे आप डायरेक्टली ही काट दे। अब क्या होगा, दो चीजों में आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि घटती है या बढ़ती है। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक अगर आप लगाएं इस तरह के, इस तरह से, तो आप सही ऑप्शन जो है इजीली सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। जब हवा तेज चलती चलती है तो ओस नहीं बनती। यदि हवा क्या चलेगी, तेज चलेगी यदि रात में, तो क्या हो जाएगा, उष्मा जो होगा वो एक जगह जो है, उष्मा जो होगा एक जगह नहीं टिक पाएगी। उष्मा जो है एक तापमान जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगी, उसका स्थानांतरण होता रहेगा। और जब तेज हवा चलती है तो क्या होती है, गर्मी कम लगती है ना। गर्मी कम लगती है, गर्मी कम लगेगी तो रात में आर्द्रता नहीं होगी, यानी कि संघनन की जो प्रोसेस है एक्चुअल में वो नहीं हो पाती है, उस कारण से ही ओस नहीं बनती है। तो अब क्या क्वेश्चन पे आते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ठीक है। दूसरी बात, हवा में नमी कम होती है, हवा में नमी कम भी होती है, यह भी सही है ना। तापमान ऊंचा रहता है, सीधे तौर पर गलत हो जाएगा। आकाश साफ नहीं होता, यह भी आपको सीधे सीधे गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। ऑप्शन नंबर एक, वाष्पीकरण की दर तेज होती है यदि रात में आ, अब देखो हमें क्या समझना होगा इसमें कि ओस एक्चुअल में बनती क्यों है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, थोड़ा हम पानी पी लूं। ठीक है दोस्तों, क्या होगा कि तेज हवा चलने के कारण, इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। तेज हवा चलने के कारण वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो जो पानी की बूंदे, जो ओस की बूंदे
आपको जमने चाहिए पत्तियों के ऊपर, वह वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है तेज हवा के साथ, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही जवाब इसका हो जाएगा। हवा में नमी कम होती है, ये नमी का इससे कोई सीधा संबंध है नहीं है ना, कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। एयर कंडीशन और एयर कूलर यानी कि एसी और कूलर दोनों दोनों ही तापक्रम नियंत्रित करते हैं, दोनों ही तापक्रम नियंत्रित टेम्परेचर कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं, दोनों से ठंडी लगती है, बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। जिसपे मैं कट करूँ वो ही सही, इस सवाल का सही जवाब होगा। एयर कंडीशनर एसी और एयर कूलर दोनों ही आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो एयर कंडीशनर होता है, एसी जो होता है, यह आर्द्रता को नियंत्रित करता है, यानी कि ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करता है। स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी जो होती है वह 60 से 65 के बीच होती है। अगर आपने एसी यूज किया हो तो आपको ये बातें पता होगी, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी पढ़िए, है ना, सिलेक्शन लीजिए, फिर एसी लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इसे सिर्फ याद कर सकते हैं। तो एयर कंडीशनर जो होता है यह आपका आर्द्रता को कंट्रोल करता है, जबकि एयर कूलर यह सिर्फ फैन लगा होता है ना, इसमें आर्द्रता कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस इसमें नहीं लगी होती। यह जो होता है कोई टेम्परेचर कंट्रोलर नहीं होता इसमें, है ना। एयर कंडीशनर में आप क्या करते हैं कि आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको 25 चाहिए, है ना, 32 चाहिए, जिस प्रकार का चाहिए, आपको 18 चाहिए, तो आप टेम्परेचर चेंज कर पाएंगे एयर कंडीशनर में। लेकिन एयर कूलर में फैसिलिटी नहीं होती। यह एक निश्चित तापक्रम मेंटेन करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल गलत व्याख्या है, और इस क्वेश्चन का जो है यह सही जवाब है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता, ठीक है। दोस्तों अभी मैंने जो आपको बताया वही सेम चीज दी हुई है, आपको सही हो जाएगा। दोनों वायु गति नियंत्रित करते हैं, हाँ। जो होती है एयर की स्पीड जो होती है, एयर की क्या होती है, स्पीड जो होती है, वो दोनों के नियंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कूलर यूज करते हैं उसमें भी 3 नंबर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अर्थात वह गति को नियंत्रित कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। वातानुकूलक का मतलब क्या है दोस्तों, वातानुकूलक का मतलब है एसी, एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर मैंने आपको क्या बताया, तापक्रम तो नियंत्रित करता है, साथ में आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है। क्या नियंत्रित करेगा, यह तापक्रम और आर्द्रता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है, ठीक है। जो डेजर्ट कूलर होता है यानी वो कूलर जो क्या करता है, पानी की हल्की हल्की बूंदे स्प्रेड करते रहता है। अगर आप कहीं शादी में गए हुए हो, है ना, घर में तो हम शायद इसे यूज नहीं करते, लेकिन जब आप शादी वगैरह में जाते हैं तो गेट पे ही कूलर लगा हुआ होता है। कहाँ पर लगा हुआ होता है, गेट पर ही कूलर लगा होता है। इस कूलर के पानी में हम क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। क्या स्प्रे कर देते हैं, सेंट, जो डीओ वगैरह जो होता है ना, उसे स्प्रे कर देते हैं। तो इससे जो जल की बूंदें निकलती है वह बहुत ही सुगंधित होती है। अगर आपने कभी शादियों में गए हो, अगर इस तरह कूलर आपने देखा हो तो आपको पता हो, है ना। तो ये किस तरह से काम करता है, ये वाष्पन और शीतलन पर कार्य करता है ना। कि यह पहले जलवाष्प पानी को क्या करता है, वाष्पीकृत करता है, ऊपर की तरफ खींचता है और उसे फिर स्प्रेड कर देता है, जिसके कारण क्या होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो वाष्पन और शीतलन इस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, डेजर्ट कूलर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, जी बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कैसे, ठीक है। तो कमरे को हम ठंडा किससे करते हैं, या तो हम इसे एसी से करते हैं ठंडा, या तो हम क्या करते हैं, इसे कूलर से ठंडा करते हैं। तो कमरा ठंडा कैसे, पानी बहा देते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। संपीड़ित गैस छोड़ देते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल। एसी एसी में जो होता है या फ्रिज में जो होता है, संपीड़ित गैस ही होती है ना। तो ये क्या करती है, ठंडा कर देती है कमरे को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रसोई गैस से, भाई रसोई गैस से आग थोड़ी ना लगानी है हमें कमरे में। ठोस को पिघलाने से, ठोस को पिघलाने का मतलब ही क्या है भाई, हमें तो टेम्परेचर कम करना है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ये तो आपके सीधे सीधे गलत हो गए, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, इससे आप डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। अब गीले कपड़े क्या करना है दोस्तों, हमको सुखाना है, तो हम क्या करते हैं, इसे नॉर्मली धूप में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं भाई, धूप में क्या होती है, आर्द्रता कम होती है। जब धूप होती है तो आर्द्रता क्या होती है दोस्तों, कम होती है, और टेम्परेचर जो होता है वह क्या होता है, अधिक होता है धूप में, है ना। तो तापक्रम बढ़ता है। यहाँ देख लीजिए आर्द्रता कम किस में है भाई, आर्द्रता 100% है दोनों में, दोनों गलत। आर्द्रता दोनों में 20-20 ये सही हो सकता है। अब इसमें क्या चाहिए हमें, टेम्परेचर हमें को अधिक चाहिए। तो टेम्परेचर अधिक किस में, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सी आपका गलत, डी आपका क्या हो गया, सही हो गया। आर्द्रता कम, टेम्परेचर अधिक।
या 20 और 60 आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है ना, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, आर्द्रता कम होनी चाहिए, टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिएगा। मुंबई जो शहर है ना, या ऐसे शहर जो समुद्र के किनारे होते हैं, किसके किनारे? समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे, वहां के घरों में आपको एसी बहुतायत में लगे हुए दिखे मिलेंगे। आपको इसका कारण बताना है एसी लगाने का, है ना। जो समुद्र के किनारे रहते हैं वहां पर एसी, घरों में एसी कंपलसरी टाइप का आइटम हो जाता है। आपको कारण बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जो सच से सही कारण बताएगा उसे मैं अपना एड्रेस भेजिएगा, अपने तरफ से गिफ्ट भेजूंगा मैं उन्हें, ठीक है। कोई भी छोटा मोटा अपने हिसाब से भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है। क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं। एक कंसेप्ट समझिएगा, यह है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यह है आपका सॉरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यह है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बीच में यहाँ पर कहीं है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यदि मैं पानी की बात करूँ तो पानी का जो होता है घनत्व, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा दोस्तों? सबसे ज्यादा होगा। इसके ऊपर जाने पर भी घनत्व क्या होगा? 4 से यदि 100 के बीच में यदि हम जाए तो घनत्व कम होगा, और यदि 4 से 0 के बीच में आए तो भी घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होगा? ठीक है दोस्तों, अब पानी में हम क्या मिला रहे हैं? अशुद्धि मिला रहे हैं। अब इस बात को याद रखिएगा, यदि पानी में कभी भी क्या मिलाई जाए? अशुद्धि मिलाई जाए, अशुद्धि मिलाई जाए किसी भी रूप में, चाहे नमक के रूप में या किसी अन्य चीज के रूप में, तो क्या हो जाएगा? इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर निकल जाएगा। यहाँ आप देखिए इमेज में ध्यान से, इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर निकल जाएगा, अर्थात क्वथनांक बढ़ेगा। और यदि अशुद्धि मिलाने से द्रवणांक भी है, यह हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे माइनस में निकल जाएगा, अर्थात द्रवणांक क्या हो जाएगा? आपका घटेगा। तो 45 का जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ता है, और जमाव बिंदु घटता है। इस डायग्राम को आप याद रखिएगा। ऊपर आप 100 लिखिए, नीचे आप 0 लिखिए। जब भी अशुद्धि मिलाई जाए, ये 100 से ऊपर, ये 0 से नीचे, अर्थात क्वथनांक बढ़ रहा है और द्रवणांक क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब जो जल अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा था, वह माइनस में 4, 5, 10 जिस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाए तो माइनस में उतने डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, है ना, आपको हर बहुत सारे क्वेश्चन में इसका काम पड़ेगा। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक और बिंदु और हिमांक बिंदु कैसे हो जाएंगे? क्रमशः घटेंगे बढ़ेंगे? ये क्रमशः वाले ऑप्शन जो हो गए आपके क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों ही क्या होंगे दोस्तों? दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया, इसका आप सुधार लीजिएगा। क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, है ना। तो क्वथनांक क्या हो रहा है इसका? बढ़े, क्वथनांक और हिमांक दोनों पूछा है ना। तो क्वथनांक क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ेगा, और हिमांक क्या हो जाएगा? घटेगा। अभी मैंने आपको बताया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नीचे कथन दिया गया है, कारण भी दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है। जो अभी हमने पूर्व में सवाल किया था सेम वही कंसेप्ट है। अब क्या है, कथन क्या कहता है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। यदि हमें कोई भोजन पहाड़ी पर पकाना तो उसमें नमक मिलाया जाता है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान कम नहीं होता तो हिमालय पर बर्फ नहीं होती। तो ऊंचाई वाले, इसे आप ऐसे याद रखिए, ऊंचाई पर हिमालय है ना, हिमालय पे बर्फ है, अर्थात तापमान कम है, तापमान कम है तभी तो बर्फ है। तो ऑप्शन नंबर आर जो है ये आपका कारण नंबर आर जो है सही होगा। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है दोस्तों। यदि ऊंचाई वाले स्थानों पर भोजन पकाने की बात की जाए, पेन से स्याही निकलने की बात की जाए, तो इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है दाब से, या मैं इसे हिंदी में दाब कह सकते हैं, दबाव कह सकते हैं ना, दबाव से इसका संबंध होता है, ना कि तापमान से या कि ताप से, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं, परंतु एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं,
ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है, थोड़ा आप ध्यान से आप इसे सुनिए या नोट बना लीजिए, है ना। अब अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब जो है, ऊंचाई पर जाने पर दाब क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। अब दाब कम होने से क्या होता है, दाब कम होने के कारण पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी क्या होता है, चावल पकाएंगे तो पानी डालेंगे ना उसमें भोजन पकाने के लिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। अब कम तापमान पर उबलने के कारण उतनी उष्मा जनरेट नहीं हो पाती है, जिसके कारण चावल क्या होता है, तेजी से पकता है। तो हम क्या करते हैं, नमक के रूप में, हम क्या करते हैं, नमक के रूप में जल में अशुद्धि मिला देते हैं, है ना, पानी में अशुद्धि मिलाते हैं, जिससे क्या हो रहा था, इसका क्वथनांक बढ़ रहा था। अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान उसको चाहिए होता है, जिससे क्या हो रही थी, उष्मा बढ़ रही थी, और उष्मा बढ़ने के कारण ही आपका खाना जो है वह पक रहा था। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको सीरीज समझ में नहीं आई हो या अभी जो मैंने आपको समझाया, तो आप इसे एक बार रिवाइज करके सुन लीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। मैंने भी कुछ न समझने वाली बात नहीं की है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको फिर से इस कंसेप्ट में अगर आपको जाना है ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अलग से उसके लिए क्लास बना दूंगा। थर्मस बोतल में, आपने थर्मस बोतल देखा होगा जिसमें चाय वगैरह ले जाते हैं, तो सेम टू सेम गर्म की गर्म रहती है, सुबह से लेकर शाम तक पानी ज्यों का त्यों रहता है, ठंडा रहता है तो ठंडा ही रहेगा, है ना। यदि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न परत लगाई जाती है ना, कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या कहता है कि जो परत होती है बॉटल की, ये आपका बॉटल है, ये मैं मान लेता हूँ ये आपका बॉटल है ना। तो और अंदर से कुछ ये कुछ आपने देखा होगा कुछ इस तरह से रहता है ना, दो परत इसमें रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका जो है जल यहाँ तक है, मान लेता हूँ कि यह भरा हुआ है। ठीक है, ये आपका जल भरा हुआ है, या कोई भी पेय पदार्थ इसमें भरा हुआ है। तो क्या कहता है कि यह जो परत होती है अंदर में, इस लेयर में, ये किस चीज की होती है, ये होती है चांदी की दोस्तों, किसकी होती है, सिल्वर की। यह सिल्वर की होती है, चांदी की होती है, यानी कि रजत परत यह होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जो क्या करती है, यहाँ पर रजत की परत होती है, और ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, जिससे मैं अभी ये मार्क कर रहा हूँ, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है ना, उनकी इस परत और इस परत के बीच में, इस स्पेस में कुचालक पदार्थ, जो कि उष्मा का 100% कुचालक होगा, वो भरा हुआ रहता है। वो क्या करता है, ताप को बाहर जाने नहीं देता है, तो अंदर की चीज ज्यों की त्यों रखी रहती है। और यहाँ अगर परत की बात पूछी जाए इस लेयर में, तो परत जो होती है दोस्तों, वह होती है सिल्वर की। कहाँ पर, इस रेड कलर वाली लेयर में अंदर पे। ठीक है, चमकदार परत रहती है, आपने देखी होगी। नहीं हो तो आप दुकान में जाकर देख सकते हैं, खरीदने की जरूरत नहीं है अगर आवश्यकता नहीं है तो। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। ठीक है, जैसा रखते हैं वैसा ही रहता है, क्योंकि उसमें कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है, पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका कारण क्या है कि एक तो उष्मा का संचालन भी नहीं होता है, संवहन भी नहीं होता है, और विकिरण भी इसमें से नहीं जाती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है, क्योंकि क्या आपने देखा होगा कि जब गर्मी का टाइम होता है तो हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। कारण क्या होता है, गर्मी कम लगती है। यदि ठंड का समय हो तो हमें क्या होना चाहिए, डार्क कलर के कपड़े पहनना चाहिए। लाइट कलर में हम व्हाइट पहन सकते हैं, डार्क कलर में आप ब्लैक पहन सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आरामदेह होता है गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना, यही कह रहा है। कारण क्या है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। बिल्कुल सही है। क्या होता है, जब आप गर्मी में लाइट कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर सनलाइट पड़ती है। अब सनलाइट में क्या करता है कि जो लाइट कपड़ा रहता है ये उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है, ये उष्मा को क्या करता है, ये परावर्तित कर देता है, जिससे कि आपको गर्मी का एहसास कम होता है। ठीक है, यही उसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। ठंड के दिनों में क्या होगा, जब आपके ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो ब्लैक कलर उष्मा का अच्छा क्या होता है, सुचालक होता है ना, या लाइट को, सनलाइट को परावर्तित नहीं करता है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो आपको ठंड के टाइम में थोड़ा एक गर्मी का एहसास देता है और आपको कंफर्टेबल लगता है, यही ये क्वेश्चन कहना चाहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जाड़ों में पहनने के लिए हमें सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। जाड़े में पहनने के लिए सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया दोस्तों, है ना। कि जाड़े में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ब्लैक कपड़े पहनते हैं। सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं, सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्ती होते हैं। ऑप्शन नंबर आर क्या है आपका सही है, सफेद कपड़े क्या होते हैं, उष्मा को परावर्तित करते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। तो ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है।
गलत हो गया, ए और आर दोनों सत्य हैं, गलत हो गया, ए सत्य है, आर गलत है, क्योंकि आपका ए गलत है और आर सत्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो गर्मी में क्या दी जाती है, वरीयता दी जाती है, बिल्कुल सही है। हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है, और एक दूसरे से रिलेटेड भी है। तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है। कि भाई आपको पसीना आता है, इसका उपयोग क्या है, कपड़े खराब करने के लिए, दुर्गंध के लिए, है ना। नहीं दोस्तों, मजाक था। देखिए, पसीना आने का मुख्य उपयोग क्या है, शरीर का ताप नियंत्रित करता है, शरीर में जल की मात्रा संतुलित करता है, शरीर में विष पदार्थ निकालने में उपयोग होता है, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको इसको छोड़कर बाकी तीनों के तीनों आपको ऑप्शन सही प्रतीत होंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका सही जवाब है शरीर के ताप नियंत्रण में। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक स्वस्थ मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य, ठीक है, एक वयस्क मनुष्य मतलब 24-25 साल का जो एक मनुष्य, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, अगर यह प्रतिदिन चाहे तो अधिकतम क्या होता है इसके शरीर से 2 से 4 लीटर, 2 से 4 लीटर पसीना प्रति घंटे यह निकल सकता है, ठीक है। यदि हम पूरे दिन की बात करूं तो 10 से 14 लीटर प्रतिदिन पसीने का उत्सर्जन एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर, एक वयस्क मनुष्य का शरीर कर सकता है। और यह ऐसा करता क्यों है कि जब त्वचा से पसीना निकलता है तो पसीना निकलता है, सूख भी जाता है, सूख जाता है मतलब क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है पसीना, क्या हो जाता है, सूख जाता है मतलब वाष्पीकृत हो जाता है। तो वाष्पीकृत होने के कारण हमें क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है दोस्तों, है ना। जब पसीना आपको सूखता हुआ मतलब जब उड़ता रहता है या निकलता है और जब सूख रहा होता है तो आपको ठंडा ठंडा आपको लगता है, ये आपने महसूस किया होगा। तो वाष्पीकृत होने के कारण हमें क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है। यह कार्य क्यों होता है बॉडी में, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ताप नियंत्रित करने के लिए यह कार्य होता है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों। पंखा चलने से भाई हवा लगती है तो आराम महसूस होता है ना। तो देखते हैं, पंखा ठंडी हवा देता है, जी बिल्कुल देता है। हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जी बिल्कुल होता है। हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकिरित होती है, जी नहीं होती है। हवा की संवाहकता बढ़ जाती है, कोई लेना देना नहीं है। अब आपको बताएं कि ऑप्शन नंबर ए सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि आपने मेरा इससे पहले वाला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 53, यदि आपने सही से सुना हो तो आप इसका सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना, मैं तो बता ही दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़े में क्या होता है दोस्तों, अगर आपने मिट्टी का घड़ा देखा हो, कभी उपयोग किया हुआ, ऐसे आजकल तो फ्रिज का जमाना आ गया है, लेकिन एक घड़ा कुछ इस तरह से दिखता है ना। तो इसमें क्या होते हैं, इसके बॉडी पर या नीचे में ऐसे हल्के हल्के छिद्र बने हुए रहते हैं। और इस एरिया में यह घड़ा आपने देखा हो, जब आप इसमें पानी भरते तो यह हमेशा ही गीला रहता है ना, हमेशा ही नमी लिए हुए रहता है। अब होता क्या है इसमें इसमें क्या होता है, इन छोटे छोटे छिद्रों से जल जो रहता है, अंदर का जल जो रहता है वो बाहर की तरफ आता है और क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। इस वाष्पीकरण की घटना होने के कारण ही जो अंदर का जल होता है मटके का, वह क्या रहता, कैसा रहता है दोस्तों, ठंडा रहता है, ठीक है। घटना क्या होती है, वाष्पीकरण की इसमें होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर इसका भी सही जवाब बताता हूँ कि हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है। अभी तक आपने शायद जवाब दे दिया हो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 54 का, ठीक है। 56 देखते हैं। एक विशेष दिन और समय, ये ठीक है, दिन निश्चित है, समय निश्चित है। ये बात हो रही है चुरू नाम की जगह की, जहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और शिमला में है दोस्तों 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। चुरू की जगह आप अपने गाँव का नाम ले लीजिए, शिमला को शिमला रहने दीजिए क्योंकि अच्छी जगह है ना। तापमान रहता है, ठीक है। दिन और समय क्या है, सेम है। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में, ठीक है। अब 2 समान धातु का प्याला, मतलब 1 कप मैंने कहाँ पर लिया, चूरू में लिया, और 1 कप मैंने कहाँ पर लिया, शिमला में। चूरू में तापमान कितना है दोस्तों, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और शिमला में तापमान कितना है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। में 95 डिग्री सेंटीग्रेड व शिमला में 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। अब इसमें क्या होती है कि एक चाय भरी जाती है मान लेते हैं, ठीक है। चूरू में हमने कितने में भरा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे भरा, और शिमला में हमने भरा 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर जल्दी पहुंचेगा।
कि अब कौन सा प्याला है जो कमरे के तापमान पर यानी कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल्दी पहुंचेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इनमें अंतर निकाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें अंतर कम आएगा वह जल्दी ही कमरे के तापमान पर पहुंचेगा, जिसमें अंतर अधिक आएगा वह कमरे के तापमान पर देरी से पहुंचेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। 95 में से 48 मैंने माइनस किया, 15 में से 8 गया, बचा मेरे पास 7, या 8 में से 4 गया 4, 47 आया मेरा दोस्तों। ठीक है, 71 में से ये 47 किसके लिए, यह है दोस्तों चूरू के लिए। ठीक है, 71 में से 24 माइनस कर देते हैं, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 2 गया 4, अरे वाह इसमें 47 आ गया। यह किसके लिए आया, शिमला से आया। अब चूंकि दोनों में अंतर जो है समान है, ठीक है, तो दोनों ही प्याले एक समान समय में कहाँ पर पहुंचेंगे, कमरे के तापमान पर पहुंचेंगे। चूरू में रखा प्याला गलत, शिमला में रखा प्याला गलत, दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको यूट्यूब पर ऐसा किसी ने डिटेल में समझाया हो तो हमारे इस चैनल को कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं भी चैनल जाकर देखूंगा। बाकी मैं तो ठीक ठाक पढ़ा ही रहा हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। साइंस जो है हम पूरा का पूरा अपने इस चैनल पर कवर करने वाले। कैसे दोस्तों, साइंस पूरा कवर करेंगे, है ना। अभी फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद हम केमिस्ट्री पर आएंगे, उसके बाद हम बायो को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है होती सरल है, लेकिन हम इसे क्या आते हैं सिर्फ एग्जाम में बायो पढ़कर चले जाते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इसे एक बार पढ़ लिया तो पूरे जीवन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन पर आता हूँ। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है। ग्रीष्म काल, गर्मी में आर्द्रता का अनुभव होता है जब मौसम कैसा होता है, अपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है, उमस वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है दोस्तों। उमस क्या होती है, अधिक हो जाती है। आपको लगता है अब उमस अधिक होती है, इसका मतलब क्या होता है कि आर्द्रता अधिक हो गई है ना। गर्मी लग रही है और आर्द्रता भी अधिक हो गई है, उसे ही हम कहते हैं कि उमस बढ़ गई है या चिड़चिड़ापन हो रहा है। ठीक है, वही वाली बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्कता दशा संदर्भित करती है। शुष्कता मतलब कि सूखापन, है ना। यह किसकी दशा संदर्भित करती है। जब शुष्कता कब आएगी, जब आर्द्रता क्या होगी दोस्तों, कम से कम होगी। यानी आर्द्रता कम होगी तब शुष्कता आती है, आर्द्रता अधिक होगी तो क्या होगी, नमी आएगी, गीलापन आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे पहले आपको इसकी व्याख्या मैं कर चुका हूँ, है ना। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता जाता है। ऊंचाई जब बढ़ रही है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं, खाना है पकाना हो, तब नमक डालते हैं, अशुद्धि डालते हैं, क्योंकि जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, घट जाता है ना। अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो गया। ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तो उसी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई के साथ साथ दाब क्या होता है, कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर आर आपका गलत हो गया। ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे वायुमंडल ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है। ठीक है, वायुमंडल इतना भारी है ना, आप सोच नहीं सकते। अगर आप इसके बारे में थ्योरी पढ़े हैं कि वायुमंडल कितना भारी है, तो शायद हाथियों के बराबर वजन है इसका, कुछ हाथियों के बराबर, कितना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो हाथी से भी बहुत भारी है ना, 30 से 50 हाथी से बहुत भारी है वायुमंडल। परंतु वायुमंडल इतना भारी होने के बावजूद हमें भारी लगता नहीं है, हमारे शरीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। कारण क्या है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारा रक्त यानी कि खून वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। पहला ये है, हम इसके अभ्यस्त हैं। ऐसी अभ्यस्तता कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, साइंस में हर चीज का एक प्रॉपर कारण होता है। हमारी हड्डियां काफी मजबूत है और इस दबाव को सहन कर सकती है। अगर आपके ऊपर एक हाथी बैठ जाए तो आप सहन कर पाएंगे क्या, नहीं। हमारे सिर का सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। तो क्षेत्रफल सिर का छोटा होता है ना, बाकी बॉडी पर तो असर पड़ना चाहिए। तो ये भी आपका क्या होगा, गलत हो गया। कारण क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो रक्त बहता है, ठीक है, शरीर के अंदर क्या बहता है दोस्तों, रक्त बहता है, जो खून बहता है। ठीक है, उसका हमारी पेशियों पर, हमारे शरीर पर पड़ने वाला जो दबाव है, पड़ने वाला दबाव किसके द्वारा, रक्तचाप जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रक्तचाप, यह अधिक होता है वायुमंडलीय दबाव के। यह वायुमंडलीय दबाव से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसी कारण हमें क्या होता है, बाहर के दाब का एहसास नहीं होता है। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि हो रही है तो किसी द्रव की श्यानता बढ़ सकती है क्या? पिछली क्लास हमने पढ़ा था कि जब जैसे तापमान में वृद्धि होती है श्यानता क्या होती है, कम होती जाती है। वह द्रव क्या होगा, तेजी से बहेगा, श्यानता कम होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये जो हो गया दोस्तों आपका गलत हो गया। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। ठीक है, अगर किसी पदार्थ के अणु इतने दूरी पर, यदि मैं इसे क्या करूँ, इसमें अगर ताप अप्लाई करूँ, ताप यदि मैं इसमें अप्लाई करूँ तो अणुओं के बीच में क्या हो जाती है, दूरी जो होती है वह इस तरह से बढ़ जाती है, अर्थात यह गतिज ऊर्जा को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन नंबर आर जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी। ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, सबको पता है, कारण क्या है ये आपको बताना है। अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। क्या बोलता है कि दाब अधिक होता है, कम ताप पे उबलने लगता है। फिर कम ताप पे उबलने लगेगा इससे, लेकिन उसमें उष्मा की मात्रा उतनी नहीं जा पाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उष्मा कम मिलेगी कम तापक्रम पे। अधिक दाब पर पानी अधिकतम तापक्रम पर उबलने लगता है। ठीक है, ये आपका सही जवाब है। अधिक दाब होता है और पानी भी जो होता है अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। इसी कारण से प्रेशर कुकर में क्या होता है दोस्तों, खाना जल्दी पक जाता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलता है, लेकिन दाब पर उष्मा की मात्रा अधिक होती है। दाब पर उष्मा की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुकर के अंदर संवहन धाराएं, भाई कौन सी संवहन धाराएं भाई, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और तापमान भी क्या हो जाएगा, उससे बढ़ जाएगा, जिससे उष्मा की मात्रा अधिक मिलेगी। तो इनमें देखेंगे दाब अधिक, ठीक है, पानी का ताप कम, गलत। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। प्रयुक्त पानी अधिक दाब के कारण उबलते पानी, और ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका गलत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, दाब बढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, टेम्परेचर अधिक, यहाँ था कि क्वथनांक बढ़ जाता है। टेम्परेचर अधिक होगा मतलब क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, है ना। अधिक ताप पर उबलेगा मतलब क्वथनांक उसका ज्यादा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, यार कितनी बार खाना पकाओगे भाई। कुकर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, ऐसे ऐसे तर्क रहते हैं दोस्तों। अगर जो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, वो ऐसे ही सही लगाते हैं, हाँ भाई कुकर में जो है गर्मी बाहर नहीं जाती, पूरी गर्मी अंदर ही मिलती होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए मैं इसका सही टिक कर देता हूँ। पहला ऑप्शन ही आपको ऐसा देगा कि आपको सही लगेगा, लेकिन वो ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, आपका गलत होता है। चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं ना, चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है। वाष्प उबलते पानी से कम गर्म होती है क्या, हमने ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था। वाष्प की उसमें दोस्तों ज्यादा होती है, ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अधिक दाब कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, हमने क्या पढ़ा था अभी, दाब अधिक और क्वथनांक भी अधिक, ताप भी अधिक, सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप लगा लीजिएगा, इसका जवाब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बता ही दूँ। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है। भोजन कम ऊष्मा लेता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया गलत। क्वथनांक क्या आता है इसका, ऑब्वियसली बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में एबोनाइट का हत्था हैंडल लगा होता है। ऑप्शन कथन नंबर एक है कि एबोनाइट का हत्था लगा हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई, हत्था लगा होता है एबोनाइट का। एबोनाइट मजबूत होता है, जी बिल्कुल मजबूत होता है, लेकिन इन दोनों का क्या कोई रिलेशन नहीं है। एबोनाइट का हत्था हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि कुकर जब गर्म होता है ना, तो हत्था भी उसका गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम हत्था एक ऐसे पदार्थ का लगाते हैं जो कि उष्मा का क्या हो, अचालक हो, उष्मा का क्षीण चालक हो, अचालक हो, हमें अचालक मैं इसे कह देता हूँ, अचालक हो या कुचालक हो। ठीक है, कुचालक हम इसे कह सकते हैं। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो अचालक पदार्थ के कारण हम इसमें एबोनाइट लगाते हैं, ना कि मजबूती के कारण, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करेगा कि कुकर जो है उसके अंदर का तापमान उच्च क्यों हो, इस पर निर्भर, एकदम तापमान किस पर निर्भर करेगा, है ना। हमारे पास क्या है दोस्तों, एक प्रेशर कुकर है। ठीक है, मैं आपके लिए एक प्रेशर कुकर यहाँ पर बना देता हूँ। ये आपका प्रेशर कुकर है, ये आपका हैंडल इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे एबोनाइट की छड़ भी लगी हुई है। यहाँ पर क्या लगी होती है दोस्तों, सबसे ऊपर में एक लगी होती है सीटी, है ना। कुछ इस तरह से सीटी लगी होती है, कुछ ज्यादा बड़ी बना दो, ठीक है। इस तरह सीटी लगी होती है। क्या पूछ रहा है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करेगा।
तो ये तापमान निर्भर करता है ना दोस्तों, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, सिर्फ सीटी पर निर्भर करता है। प्रेशर कुकर आप ध्यान में रखिए, इमेज बनाइए आप माइंड में प्रेशर कुकर का, ठीक है। किसका है ये, एच का है, एचपी का है मान लेते हैं, ठीक है। तो इस इमेज को आप अपने दिमाग में बैठाइए, प्रेशर कुकर है, उसके ऊपर सीटी रखी हुई है, तापमान अंदर का जो ताप होगा यह डिपेंड करेगा सीटी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब ताप और दाब जब बढ़ता है, ठीक है दोस्तों, ताप और दाब जब बढ़ता है तो इस सीटी में से, अंदर में से क्या होती है, गैस जो है इस छिद्र के माध्यम से ऊपर तरफ जाती है, तो सीटी को क्या करती है, सीटी को ऊपर की तरफ ढकेलती है। सीटी के ऊपर जाने से गैस बाहर निकलती है और तापमान क्या हो जाता है, इसका थोड़ा कम हो जाता है, अंदर का तापमान कुकर का थोड़ा कम हो जाता है, प्रेशर भी उसका थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेगा इस सीटी के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, इस छेद के ऊपर, और इसके ऊपर रखेगा इस वजन के ऊपर। यह वजन जो है सीटी का वजन, किसका वजन दोस्तों, आपने कभी ऐसे सोचा नहीं होगा, आप सोचिएगा कि जो 3 लीटर का जो कुकर आता है इसका साइज अलग होगा, सीटी का जो होगा वजन अलग होगा, ठीक है। और ये जो छेद होगा प्रेशर कुकर के ऊपर में, इसका जो डायामीटर होगा वह भी अलग होगा। कारण क्या है, हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है कुकर के अकॉर्डिंग, कुकर के अंदर के स्पेस के अकॉर्डिंग। तो सीटी का जो वजन है यह अंदर का ताप और दाब जो है वह डिसाइड करता है। यदि 5 लीटर के कुकर में, किसके, 5 लीटर के कुकर में यदि 10 ग्राम की सीटी लगी हुई है, या 50 ग्राम की मान लेता हूँ, 50 ग्राम की सीटी लगी, 50 ग्राम वजन की सीटी लगी हुई है, तो यह कम तापमान मेंटेन करेगा या अंदर का तापमान कम रखेगा। यदि मैं यहाँ पर 100 ग्राम की लगा दूँ सीटी, है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यही तापमान क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यही कुकर जो हो जाएगा ज़्यादा तापमान को संजोकर अंदर रख सकेगा। समझ गए आप मेरी बात को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कि ऊपर के छेद के क्षेत्रफल यानी कि छेद के डायामीटर और उस पर रखे गए वजन यानी कि सीटी के वजन पर जो होगा अंदर का जो उच्चतम ताप निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपको यूट्यूब पर किसी ने अभी तक बताया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, कहाँ पर है हम यहाँ पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बीच में कहीं पर आएगा क्या, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद कहीं पर आएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इस पर हम गर्म करते हैं किसको, पानी को, तो इसका आयतन, आयतन देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, घनत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक। तो आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब घनत्व अधिक हो जाएगा दोस्तों तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आयतन हो जाएगा लो। मैंने आपको पढ़ाया था घनत्व इक्वल टू क्या होगा, क्षेत्रफल बटे आयतन, ठीक है। आयतन यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम होगा, यानी कि ऊपर भी आयतन अधिक होगा और नीचे भी आयतन अधिक होगा, ठीक है। क्योंकि घनत्व यहाँ पर क्या होगा, घनत्व ऊपर में भी कम, घनत्व ऊपर की तरफ जाने पर कम होगा और नीचे की तरफ आने पर भी जल का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आयतन डेफिनेटली अधिक होने लगेगा। तो जब पानी का जो तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ रहा है, तो क्या बोल रहा है, इसका आयतन, आयतन पहले अधिक था, आयतन क्या हो रहा है दोस्तों, पहले तो कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, फिर आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अधिक हो जाएगा, आयतन अधिक होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फिर कम हो जाएगा, है ना। पहले आयतन क्या होता है, पहले सॉरी, पहले आयतन अधिक, पहले आयतन कम होने लगता है, पहले आयतन कम होने लगता है, फिर आयतन बढ़ने लगता है, पहले आयतन घटता है फिर आयतन बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। 0 से 4 पर आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन कम होगा, है ना, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन कम होगा। जब 4 से जाएंगे 10 पर तो घनत्व जो है कम हो जाएगा और आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये होगा पहले कम और फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाता है। सेम वही कंसेप्ट है कि पहले क्या है, 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर घनत्व जो है अधिक है, ठीक है, और आयतन जो है वह कम है। तो जब यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आयतन सबसे पहले तो बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या, नहीं होगा, आयतन सबसे पहले घटेगा, क्योंकि घनत्व बढ़ रहा है तो आयतन क्या होगा, घटेगा, पहले आयतन घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको, एक बार और रिपीट कर दूं। अब देखो लाइव क्लास तो है नहीं, है ना, तो मैं आपके लिए रिपीट एक बार यहाँ पर कर ही देता हूँ। कैसे कर देता हूँ,
मान लेता हूँ कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है अभी पानी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें किस तरफ आना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आना है हमको। यहाँ पर कहाँ पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद हमें जाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 3 तापक्रम है। पानी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर यदि मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान घटाना शुरू करूँ, है ना, तो जैसे ही 4 डिग्री, जब तापमान क्या होगा, नीचे की तरफ घटेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ तापमान आएगा, तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, घनत्व क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, 10 से 4 आते तक का। 4 पे घनत्व अधिकतम है, 4 पे घनत्व कैसा है, अधिकतम, है ना। जब 4 से 0 डिग्री में जाएंगे, अर्थात कि तापमान क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो जो अधिकतम घनत्व है, अब क्या होगा, घनत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पर घनत्व 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आने पर, 4 से 0 आने पर घनत्व क्या हो जाएगा, कम होगा। घनत्व की बात आपको समझ में आ गई। सेम कंडीशन, घनत्व जब बढ़ रहा है, 10 से जब 4 पे आ रहे हैं, तो घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। घनत्व बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा है। मतलब आयतन क्या हो जाएगा, 10 से 4 आने पर आयतन कम होगा, और 4 से 0 जाने पर आयतन अधिक होगा। आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक हो जाएगा। सिर्फ यही कंसेप्ट है ना दोनों क्वेश्चन में। 2-3 बार ध्यान से पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में वाष्प की मात्रा समान होती है। वाष्प की मात्रा समान होती है क्या, नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 1 ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जलवाष्प जो होती है, इसमें वाष्प की मात्रा अधिक होगी, उष्मा की मात्रा अधिक होगी, उबलते हुए जल में वाष्प की मात्रा कम होगी। यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ हो रही है एक तो वाष्प की, और एक हो रही है उबलते हुए जल की। किसकी, बॉइल्ड जल की, है ना। तो वाष्प में ऊष्मा जो होगी यह प्लस में होगी, यानी कि अधिक होगी, किसकी अपेक्षा, जल की अपेक्षा। जल में ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वाष्प की तुलना में। इन दोनों की तुलना चल रही है ना, किसी और चीज से मत कीजिएगा। बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा, यानी कि बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा। कोई एक बर्फ का टुकड़ा, एक आइस क्यूब यहाँ रखा हुआ, इसको पानी में बदलना है, तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा है वो जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। बराबर हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती वाष्पन गुप्त ऊष्मा के बराबर। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हमेशा अधिक होगी। अब ये तीसरा ऑप्शन हम कह रहे हैं कि वातानुकूलक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं सीधे सीधे ऑप्शन पे जाऊँ तो मैं इसे सीधे सीधे सही कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे पढ़ लेता हूँ। वातानुकूलक यानी कि बात कर रहे हैं एसी की। कक्ष की वायु, वाष्पित कुंडली, वाष्पित कुंडली, इसे क्या कहते हैं, इवेपोरेटर कॉइल। हम इसे हम कहेंगे इवेपोरेटर कॉइल में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है। ठीक है, सही जवाब, सही बात है। इवेपोरेटर कॉइल है, वहीं पर ऊष्मा क्या हो जाएगी, अधिक जनरेट होगी। जबकि जो द्रवणित्र कुंडली है, इसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसर कॉइल। इसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसर कॉइल, पर ऊष्मा कम होती है, ये कहेगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है ना, इसे आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ से मार्किंग हटा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो है, केवल 3 जो है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बोतल में, अब आई होप कि आपको शायद कुछ धुंधला दिख रहा होगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है, एक आपके पास क्या दोस्तों, बोतल है, ये आपके पास पानी की बोतल है। ठीक है, इसमें आपने पानी भरा और इसे आपने कहाँ पर रख दिया, फ्रिज में रख दिया, तो बोतल क्या हो जाएगी, बोतल टूट जाएगी, यह कह रहा है। ठीक है, फ्रिज में रखूंगा तो बोतल के पानी की बन जाएगी। अभी तो पानी है, पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी कन्वर्ट हो जाएगा बर्फ में, और जब बर्फ में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि पानी से बर्फ बढ़ रही है तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पानी से बर्फ बन रही है तब आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने के कारण ही बॉटल क्या हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन नंबर ए, जमने पर फैलता है मतलब आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, सेम वही कंडीशन है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, बर्फ का आयतन अधिक होता है पानी की तुलना में, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पानी का जो आयतन, पानी का क्या आयतन कम होगा, बर्फ का आयतन अधिक होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर कैसा होगा। पानी का स्तर कैसा होगा दोस्तों, अगर आपके पास एक गिलास है,
इसमें बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, यहाँ तक पानी भरा होगा। जब ये पूरा पिघल जाएगा बर्फ, तब पूछ रहा है कि क्या कंडीशन होगा, पानी का जल स्तर पर क्या असर पड़ेगा, कि जल स्तर कम होगा, जल स्तर ऊपर उठेगा, कम होगा, ऊपर उठेगा, वही रहेगा, या फिर ये तीसरा तो गलत ही होगा, तीनों में से एक सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कि जल स्तर जो होता है यह वह का वही रहता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातों में अपेक्षाकृत गर्मी अधिक होती है। ठीक है, ये थी शुद्ध हिंदी। देसी भाषा में, कि जब आसमान साफ होता है, जब चांदनी दिखाई देती है, बादल नहीं होते हैं, उसकी तुलना में जब बादल होते हैं तब गर्मी अधिक लगती है। कारण क्या है पूछता है। ठीक है, तो कंसेप्ट आप समझिए कि ये आपके धरती का तल है। ठीक है दोस्तों, ये आपका सन है। ठीक है, जब सनलाइट पृथ्वी पर पड़ रही है, ठीक है, रात की बात हो रही है ना, तो दिन में क्या हुआ, यहाँ बात हो रही है रात की, रात में है बादल, दिन में नहीं है, है ना। दिन में क्या हो रहा है दोस्तों, सनलाइट पड़ रही है। सनलाइट पड़ने के कारण हमारी धरती क्या हो जाती है, गर्म हो रही है। पूरे दिन भर क्या हुई है, हमारी धरती गर्म हुई। और जब शाम हुई, जब सूरज क्या हो गया, डूब गया, आपका सूरज क्या हुआ दोस्तों, ये सूरज आपका डूब गया। इस तरह से सूरज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सूरज आपका डूब गया है। अब रात हो गई है ना, अब क्या हो गई है, रात हो गई है। तो रात में क्या होगा कि भाई सूरज से टेम्परेचर तो आएगा नहीं, है ना। तो अब धरती क्या करी, जो अभी तक गर्म हुई है दिन भर में, यह उष्मा का उत्सर्जन यह करती है। उष्मा का उत्सर्जन क्या होती है, ऊपर की तरफ करती है। उष्मा का काम क्या होता है कि यह अधिक ताप से कम ताप की ओर संचरण करे, यह उष्मा का काम होता है। तो जो गर्म पृथ्वी है, यह विकिरण उत्सर्जित करेगी जो कि कम ताप अर्थात कि एटमॉस्फेयर ऊपर की तरफ चलना इस तरह से प्रारंभ करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब जब मेघ रहित हो, जब बादल नहीं है, तो ये उष्मा की विकिरण क्या होती है, सीधे ऊपर की तरफ निकल जाती है। लेकिन जब यहाँ पर बादल हो इस तरह से, लेकिन जब यहाँ पर क्या हो, बादल हो, छाए हुए हो, तो ये उष्मा के विकिरण इन बादलों से टकरा कर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, पृथ्वी पर तापक्रम बढ़ जाता है और हमें गर्मी का एहसास होता है। हमें किसका एहसास होता है दोस्तों, गर्मी का। वही ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन। ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, गलत। पृथ्वी से छोड़ी गई उष्मा को परावर्तित करते हैं, पृथ्वी से जो उष्मा छोड़ता है उसे यह परावर्तित करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, वेरी गुड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है। कारण मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा विकिरण को रोकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए ही है ना। अधिक आगे के ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत प्रकोष्ठ में यानी कि कोल्ड स्टोरेज में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ, एक एग्जांपल मैंने आपको इससे पहले बताया था, कि मैं मान लेता हूँ कि मैं बाजार से टोमेटो यानी कि टमाटर खरीद कर लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, संडे को मैं लेकर आता हूँ मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं थर्सडे को यह टमाटर देखूँ, संडे को मैंने जितने भी ग्रीन टमाटर लेकर आया था सारे के सारे रेड हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात कि पक जाते हैं। अब फल को तो मैंने पेड़ से तोड़कर अलग कर लिया, अब यह तोड़ने के बाद भी कैसे पक जाते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद भी पक, लेकिन पक जाते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद भी। ये टोमेटो के साथ होता है, सबसे अच्छा उदाहरण है टमाटर इसका। अगर हम बात करें पपीते की, उसके साथ भी होगा। अगर हम बात करें केले की यानी कि बनाना की, ठीक है, उसके साथ भी यही होता है। कारण क्या है कि पेड़ से टूटने के बाद भी ये फल क्या करते हैं, अपने में श्वसन की क्रिया करते रहते हैं, है ना। इन श्वसन की क्रिया के कारण ही ये जो फल है पक पाते हैं। तो शीत प्रकोष्ठ में क्या किया जाता है, इन श्वसन की क्रिया को ही कम कर दिया जाता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया को कम कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, किसको, श्वसन को, इन फलों में होने वाले श्वसन को। ठीक है, तो श्वसन की दर क्या हो जाती है, इसमें बेसिकली घटा दी जाती है, ताकि अधिक समय तक फल जो है वह भंडारित रह सके। बेसिकली बात फलों के लिए हो रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्तर से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा। एक गुब्बारा है, ठीक है, ये पृथ्वी का तल है दोस्तों, यहाँ पर एक ये गुब्बारा ये छोड़ा गया, किसकी तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें भरा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हल्की होती है हवा से, गुब्बारा ऊपर की तरफ जाएगा। अभी ये इस लेयर पर है मान लेते हैं ना, ये क्या है, आपकी लेयर है। अभी ये गुब्बारा आपका आसमान में इधर पहुंच गया,
इधर पहुंच गया। तो क्या बोल रहा है कि गुब्बारा का जो साइज है, मतलब कि इस गुब्बारे का ये जो प्रकोष्ठ है बाहरी जो साइज है, यह घटेगा कि बढ़ेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो गुब्बारे का जो माप है में कमी आएगी, ऊपर जाने के बाद ये छोटा हो जाएगा कह रहा है, बिल्कुल गलत। गुब्बारा चपटा होकर ये क्या है, बिल्कुल गलत। आम आप में वृद्धि होगी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, आम आप में वृद्धि हो जाएगी, पहले जैसा आम आप इसका नहीं रहेगा। कारण क्या है कि नीचे की परतों का जो होता है वायुमंडल में, नीचे की परतों का घनत्व क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण से दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। दाब अधिक होने के कारण दाब क्या होगा, इसमें चारों तरफ से इस तरह से अप्लाई होगा, जो कि गुब्बारे के साइज को छोटा रखने में मदद करता है, यानी कि कम रखने में मदद करता है। लेकिन ऊपर जाने पर क्या हो जाता है दोस्तों, ऊपर जाने पर घनत्व हो जाता है दोस्तों आपका कम, है ना, और साथ ही दाब भी कम हो जाता है। ठीक है, जिस कारण से यह गुब्बारा बड़ा प्रतीत होता है या बड़ा हो जाता है। कैसा हो जाएगा यह गुब्बारा, बड़ा हो जाएगा, अर्थात इसका साइज बढ़ जाएगा, आमाप में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, कंसेप्ट भी साथ में समझते चलिएगा। ठीक है, जो समझ में ना आए आप रिवाइज करके देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, सही बात है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, बिल्कुल सही है। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। ऊन के रेशे हैं, यानी कि जानवर का प्रोडक्ट है ना कहीं का, तो प्रोटीन तो इसमें होगा ही, विशेष प्रकार का होगा मान लेते हैं। जो उष्मा के कुचालक होते हैं, ठीक है, तो उष्मा के कुचालक होते हैं, यह बात मतलब तथ्य नहीं है, तो आर जो है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। लेकिन ऊनी वस्त्र उष्मा के कुचालक होने के बावजूद भी क्या होंगे कि हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। कारण क्या है कि जो ऊन के जो रेशे से जो बनता है ना कपड़ा, उनके बीच में एयर गैप पाया जाता है। ये एयर गैप उष्मा के संचालन को रोकता है। ठीक है, तो इस कारण से हमें ऊनी वस्त्र गर्म लगते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कथन जो है वह सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें ध्वनि के वेग की, तो ध्वनि का वेग मैं आपसे पूछूं कि ठोस में अधिक होता है या वायु में अधिक होता है, तो डेफिनेटली ठोस में जो होता है ध्वनि का वेग अधिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें होता है एल्यूमिनियम, मतलब कि हम एल्यूमिनियम की बात करें, है ना, तो आपने देखा होगा कि जो टेलीफोन की वायरलाइन होती है, इसमें तारों के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तार कैसे होते हैं, ये तार बने होते हैं धातु के, और तार बने होते हैं किसके, धातु के, और क्या होते हैं, यह ठोस होते हैं। ठीक है, तो ठोस ठोस में जो है ध्वनि की गति जो होती है वह अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, वायु की तुलना में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता। वायु में ध्वनि का वेग मेरे दोस्त दाब पर निर्भर करता है। यदि दाब अधिक होगा तो ध्वनि तीव्र वेग से चलेगी, यदि दाब कम होगा तो ध्वनि जो होगी वह कम वेग से चलेगी, निर्भर करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो आर्द्रता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आई थिंक मैंने आपको इसमें सारा सारा चीजें उल्टी उल्टी बता दी, है ना। तापमान के बढ़ने पर यहाँ पे ठोस और द्रव वाला कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया ठोस और वायु वाला, ये सही है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो तापमान से इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये आपका मतलब कि तापमान से कोई लेना देना नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। सॉरी, फिर से मैं पढ़ता हूँ, कुछ कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, आपके लिए फिर से कर दूं कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, पूछ रहा है ना, सही क्या पूछ रहा है कि सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं कि तापमान यदि बढ़ रहा है वायु में, ठीक है दोस्तों, वायु का यदि ताप क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, वायु का ताप अधिक होने से क्या हो जाएगा, इसका घनत्व जो हो जाएगा वह हो जाएगा कम। हम्म, क्योंकि ताप बढ़ने से वायु जो हो जाएगी वह हो जाएगी हल्की, हल्की होगी ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी मतलब इसके जो वायु के जो कण होंगे ताप के बढ़ने से दूर होते चले जाएंगे, दूर होने से क्या हो जाएगा दोस्तों, घनत्व कम होगा, और घनत्व कम होने के कारण वायु के वेग को अधिक ध्वनि के वेग को, ठीक है, ध्वनि के वेग को अधिक स्पेस मिलेगा, क्योंकि ये तीव्रता से संचारित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है ना।
कि तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल, यह दबाव पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दबाव बढ़ने या घटने से ध्वनि के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यार यहाँ पर मुझे कुछ गलत लग रहा है। एक्चुअली में क्या है ना कि बुक में इसका सही जवाब सी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक है, तो इसे हम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अलग से आपको मैं समझा दूंगा, है ना। खैर से उल्टी उल्टी मुझे इसमें लग रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं आज की क्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट जो है कुछ कंफ्यूज ही लग रहे हैं और मैं नहीं आपको गलत नहीं पढ़ाना चाहता। ठीक है, इसलिए इसे मैं अभी छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, यदि कमरे में कोई रेफ्रिजरेटर रखा है, यदि उसका दरवाजा हमने खोल दिया, ठीक है, तो कमरे का तापमान पर क्या फर्क पड़ेगा, यह क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आपको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक तक इसे ठंडा कर सकते हैं। अब रेफ्रिजरेटर कमरे के तापमान तक आ जाएगा बोल रहा है, यानी कमरे का जो तापमान है रेफ्रिजरेटर के बराबर हो जाएगा कह रहे हैं, है ना। यदि रेफ्रिजरेटर मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड तय सेट किया हुआ है, यदि कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल के रख दें तो पूरा कमरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ये इसका सही जवाब है ना। क्रिया जो होती थोड़ी सी उल्टी होती है यहाँ पर, हमारी सोच की, है ना। तो कमरे का जो तापमान है फ्रिज का दरवाजा खोलने से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कारण क्या है कि फ्रिज का दरवाजा जब हम खोलते हैं तो उसमें से बहुत सी गैसें बाहर निकलती हैं जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए, ठीक है, संपीड़ित मूल का क्या रह जाए, आधा। यदि हमारे पास कोई गैस है, एक गैस हमारे पास दी हुई है और इसका आयतन जो है वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर मूल आयतन का क्या रह जाए, आधा रह जाए, कहता है ना, कि मूल आयतन का आधा रह जाए तो किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके। तो उसको कितना ताप और दे कि वो दोबारा अपने मूल आयतन पर आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों गैस का नियम होता है V1/V2 बराबर T1/T2। ठीक है, अब पहली कंडीशन में क्या बोलता है, पहली कंडीशन V1 में आयतन कैसा कैसा हो जाए, आधा रह जाए, अर्थात कि V/2 हो जाए। और दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है कि मूल आयतन को प्राप्त कर सके, यानी कि दूसरी कंडीशन में मूल आयतन क्या है इसका, V है, आधा V2 है तो मूल आयतन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सबसे पहले तो V1 की जगह मैं रख देता हूँ यहाँ पर V/2 बटे में V बराबर, अच्छा T1। अब पहली कंडीशन में क्या था दोस्तों, हमारा तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या था, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ध्यान रखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कभी भी सेंटीग्रेड में सॉल्व नहीं करते। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल 273 और 27, 7 और 3 10 के जीरो, हाथ का एक, और ये हो गया जीरो, ये हो गया 3। तो 300 डिग्री केल्विन, डिग्री नहीं लगाते हम केल्विन में, ठीक है, डिग्री हम केल्विन में लगाते हैं, 300 केल्विन हम इसे कहते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको डिग्री बताया था पर फ्लो में हो गया था, केल्विन में डिग्री नहीं लगती। ठीक है, 300 केल्विन। तो T1 जो तापमान है यह आपका हो जाएगा 300 केल्विन बटे आपको T2 निकालना है। ठीक है, T2 आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। इसे मैं सॉल्व करूंगा, ये 2 आ जाएगा आपका नीचे, है ना, और V से V कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, T का गुणा इधर, 300 का गुणा इधर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 बराबर 300 बटे T2। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर, 300 दूनी 600। T2 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 600। लेकिन हमको सारे ऑप्शन अब काय में दिए हुए, सेंटीग्रेड में, तो इसको हम क्या करेंगे, वापस सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या इसे कैसे करेंगे, 600 में से 273 को वापस से घटा देंगे। ये आएगा, आया यहाँ पर 7, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर आ गया दोस्तों 3। तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है। तो इस प्रकार आज का जो हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, किससे, हीट एंड थर्मोडायनामिक, किससे दोस्तों, हीट एंड थर्मोडायनामिक, थर्मोडायनामिक, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, जो कि टोटल कितने थे यहाँ पर, टोटल 82 क्वेश्चन, है ना। तो ये हमने महत्वपूर्ण 82 क्वेश्चन हमने देखे, और मेरे ख्याल से इससे बाहर
किसी भी एग्जाम में आज तक कोई क्वेश्चन जो है नहीं पूछा गया है और ना ही भविष्य में कभी पूछे जाने की संभावना है ना, और है भी तो बहुत कम है। क्वेश्चन हमेशा यहीं से आएंगे या बाहर से क्वेश्चन आ भी गए तो जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उन कंसेप्ट पे बेस ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यह टॉपिक जो है ऊष्मा और ऊष्मागतिकी समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम तरंग गति है ना, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तरंगों के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, पहली चीज है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है या किस प्रकार के फॉर्मेट में आप इस वीडियो को चाहते हैं। एमसीक्यू के फॉर्मेट में चाहते हैं, यदि आप ऐसा चाहते हैं कि पहले हम थ्योरी डिस्कस करें उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएं, अगर आप इस फॉर्म में चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमें अप्रिसिएशन मिलता है, वीडियो को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको नॉलेज से भरी हुई लगी हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपको कुछ सीखने को आज मिला है तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जितना अधिक आप शेयर करेंगे मैं उतनी ही अच्छी वीडियो और उतनी ही ज़्यादा वीडियो और अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी लेकर आऊँगा, बशर्ते आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्या करें दोस्तों? सब्सक्राइब इसे अवश्य करें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की वीडियो की जो नोटिफिकेशन है यह आपको समय समय पर मिलती रहे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में एक बेल आइकॉन दिया होगा कुछ इस तरह से, आपको इसको भी आपको प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इस बेल आइकॉन को आप अवश्य ही प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे इस चैनल पर मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर से भी कुछ टॉपिक जो अति महत्वपूर्ण रहते हैं, जो एग्जाम में आने ही वाले हैं, आपको एग्जाम में देखने ही मिलेंगे 110%। वैसे डेली करंट अफेयर नहीं, जो डेली करंट अफेयर में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इस प्रकार के करंट अफेयर जो है मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, साथ ही हमारा मैथ्स का भी जो है वह क्लास चल रही है। तो इन सभी वीडियोस को देखने आप जरूर देखें और फीडबैक हमें जरूर दें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।